नमस्कार दोस्तों, श्रापित फाइल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मई की 12 तारीख थी और दोपहर के 2 बज रहे थे। सड़क का डामर धूप में इतना गर्म था कि मोटरसाइकिल का टायर उस पर चिपकता हुआ लगता था। मैं इटवा से धौलपानी की तरफ जा रहा था। 42 किलोमीटर का रास्ता, जिसमें आखिरी 6 किलोमीटर में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ सूखी मिट्टी, नुकीले पत्थर और ट्रैक्टर के पहियों के पुराने निशान। मेरा नाम धीरज बंजारे है। उस साल मैं 33 बरस का था और भूजल विभाग में सर्वे सहायक के पद पर संविदा पर लगा हुआ था। काम आसान लगता है पर होता नहीं। लोग समझते हैं कि हम पानी बताने वाले हैं। असल में हम सिर्फ मिट्टी की परतें नापते हैं, पत्थर की मोटाई का अंदाजा लगाते हैं और कागज पर लिख देते हैं कि यहाँ कुआं खोदने से पानी मिलने की उम्मीद है या नहीं। उस दिन मेरे बैग में 3 चीजें थीं। एक नीली जिल्द वाली फील्ड कॉपी, एक गांठों वाली रस्सी जिससे मैं कुएं में पानी की गहराई नापता था, और एक तह किया हुआ कागज जिस पर मेरी 6 साल की बेटी मीरा ने मछली का चित्र बनाया था। सुबह निकलते वक्त उसने वही कागज मेरी जेब में ठूंस दिया था। बोली, पापा, जहां पानी वाली जगह जाओगे वहां ये दिखा देना, मछली को पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं। मेरी पत्नी संध्या आंगनबाड़ी में सहायिका थी। उसने टिफिन में परांठे रखे और कहा, वहां पानी नहीं है, अपनी बोतल भरकर ले जाना। मुझे उसकी ये आदत हमेशा अच्छी लगती थी। वो हर बात में सबसे जरूरी चीज पकड़ लेती थी। ढौल पानी में जाने की वजह एक चिट्ठी थी। गांव के 4 सरकारी बोरवेल 1 साल के अंदर सूख गए थे। 180 घर, 3 टोले और पानी का एक ही सहारा, हर तीसरे दिन आने वाला टैंकर। ब्लॉक से मुझे भेजा गया था कि जाकर देखो, नया बोरवेल कहाँ बैठ सकता है। गांव की पहली झलक ही बता देती थी कि हालत खराब थी। खेत जोते हुए थे पर उनमें कुछ बोया नहीं गया था। मिट्टी में इतनी बड़ी दरारें थीं कि मेरी हथेली उनमें समा जाती। बबूल के पेड़ों की पत्तियां धूल से सफेद हो चुकी थीं। हैंडपंप के पास खाली डिब्बों की एक लंबी कतार लगी थी और कतार में कोई इंसान नहीं था। लोग डिब्बा रखकर छाया में बैठ गए थे। पंचायत भवन के बाहर मुझे सरपंच जगन्नाथ पटेल मिले। 52 साल के, भारी शरीर, सफेद कुर्ता, गले में सोने की पतली चेन। उनके साथ पंचायत सचिव नीलेश था और एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ा दूर खड़ा था। सरपंच ने हाथ जोड़े और सीधे मुद्दे पर आ गए। साहब, कागज बहुत बन गए, अब पानी चाहिए। पिछले साल भी एक इंजीनियर आया था, नक्शा बनाकर ले गया, फिर लौटा ही नहीं। मैंने कहा, मैं मशीन लेकर आया हूं, 2-3 दिन नापूंगा, फिर रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट के बाद मशीन आएगी। इससे जल्दी कुछ नहीं होता। मुझे रुकने की जगह स्कूल के पीछे बने कमरे में दी गई। उसी कमरे में मध्याह्न भोजन का राशन रखा रहता था। पंखा था। बिजली दिन में 4 घंटे आती थी। जो बूढ़ा आदमी दूर खड़ा था वही मेरे साथ लगाया गया। उसका नाम बुधराम था। 60 साल का कोटवार, गांव का चौकीदार, दुबला शरीर, सफेद बाल और कलाई पर बहुत से रंगीन धागे बंधे हुए थे, इतने ज्यादा कि वो कोई कड़ा लगता था। मैंने पहला काम वही किया जो हमेशा करता हूं। सचिव से गांव के पुराने कागज मांगे। मौजा नक्शा, पानी के स्रोतों की सूची, पिछले बोरवेल की रिपोर्ट। नक्शा पुराना था, कपड़े पर छपा हुआ। उसमें गांव की सीमा पर 4 पत्थर दिखाए गए थे और पश्चिम की तरफ आबादी से बाहर एक चौकोर निशान बना था। उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, बावड़ी बंद। मैंने सचिव से पूछा, ये बावड़ी कहाँ है? पानी के स्रोतों की सूची में इसका नाम नहीं है। सचिव ने नक्शे को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो, फिर बोला, वो बहुत पुरानी है साहब, उसमें पानी नहीं है। मैंने कहा, फिर भी देखना पड़ेगा। बावड़ी में पानी का स्तर हो तो पता चलता है कि नीचे की परत में पानी कहाँ तक है। यही तो हमारा काम है। सरपंच वहीं बैठे थे। उन्होंने चाय का गिलास नीचे रखा और कहा, कल दिखा देंगे साहब, आज आराम कर लो। मुझे उनकी आवाज में जल्दबाजी नहीं, टालने की कोशिश लगी और मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने कहा, शाम को धूप उतरने पर चला जाऊंगा, 10 मिनट का काम है। उस दिन शाम के 6 बजे
मैं बुधराम के पीछे पीछे गांव के पश्चिम की तरफ निकला। रास्ता खेतों के बीच से जाता था। जले हुए ठूंठ, टूटी मेढ़ें और एक जगह ईंटों का बड़ा खंडहर जो कभी दाल मिल था। बुधराम ने उधर देखा भी नहीं। 20 मिनट चलने के बाद हम एक टूटी चारदीवारी के पास पहुंचे। अंदर एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया में पूरा आंगन आ जाता। गांव में हर पेड़ सूखा पड़ा था, पर वो इमली हरी थी। मैं वहीं रुक गया। हरा पेड़ हमारे काम में इशारा होता है। जहां जड़ को नीचे पानी मिलता है, वहां पेड़ गर्मी में भी नहीं हारता। पेड़ के तने के पास जमीन में एक छोटा पत्थर गड़ा था, घुटने तक ऊंचा, ऊपर से गोल। ऐसा पत्थर गांवों में किसी की याद में लगाया जाता है, पर उस पर कुछ लिखा नहीं था। न नाम, न तारीख, बस चिकनी सतह, जैसे कभी कुछ लिखा गया हो और फिर घिस गया हो। मैंने पूछा, ये किसका है? बुधराम ने कहा, पता नहीं साहब, बहुत पुराना है और उसके पीछे बावड़ी थी। दोस्तों, मैंने अपनी नौकरी में सैकड़ों कुएं देखे हैं, पर वैसी बावड़ी पहली बार देखी। ऊपर से वो जमीन में कटा हुआ एक लंबा चौकोर गड्ढा थी, चौड़ाई 30 फुट के आसपास और गहराई इतनी कि नीचे देखने पर आंखें धोखा खाने लगें। एक तरफ पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। मैंने गिनने की कोशिश की और गिनते गिनते भूल गया। बुधराम ने बिना पूछे बताया, 70 सीढ़ियां हैं साहब, ऊपर से पहली, नीचे तक 70वीं। सीढ़ियों के साथ साथ दीवार में जड़ी हुई एक काले पत्थर की लंबी पट्टी नीचे तक जाती थी, पॉलिश जैसी चिकनी, और उस पट्टी पर जगह जगह कुछ खुदा हुआ था, खरोंचें जो दूर से दीमक के रास्ते जैसी लगती थीं। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। तीसरी बात जो मुझे अजीब लगी वो हवा थी। बाहर लू चल रही थी और सीढ़ियों में 10 कदम उतरते ही हवा ठंडी हो गई, पंखे जैसी नहीं, तहखाने जैसी, सीली, भारी, और उसमें गीली मिट्टी के साथ किसी और चीज की गंध थी, पुराने चूने और तालाब की काई जैसी। चौथी बात सबसे बुरी थी, वहां आवाज नहीं थी। गांव में शाम के 6 बजे तोते चिल्लाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, टिड्डे बजते हैं। बावड़ी के अंदर कुछ नहीं, न मेंढक, न कीड़े, न चमगादड़, सिर्फ मेरे जूते की आवाज जो दीवारों से टकराकर मेरे पीछे उतर रही थी। मैंने रस्सी निकाली और पानी नापा। पानी था हरा काला, ठहरा हुआ, पर था। ऊपर से गिनते हुए वो 44वीं सीढ़ी को छू रहा था। मैंने कॉपी खोली और लिखा, मूंदी बावड़ी, जल स्तर 44वीं सीढ़ी। पानी में हलचल नहीं, जीव नहीं। नाम मुझे बुधराम ने बताया था। गांव में उसे मूंदी बावड़ी कहते थे। मूंदी माने ढकी हुई, बंद की हुई। मैंने पूछा, इसे बंद किसने कहा? पानी तो है। बुधराम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, साहब यहां 2 काम नहीं करने चाहिए, किसी का नाम जोर से नहीं लेना चाहिए और कुछ लिखना नहीं चाहिए। मैंने हंस दिया। बूढ़े लोगों की ऐसी 100 बातें मैंने सुनी हैं। कुएं में थूकना नहीं, दोपहर में इमली के नीचे सोना नहीं, बच्चे का नाम रात में नहीं पुकारना। मैं पानी के 2 सीढ़ी ऊपर बैठ गया और अपनी रस्सी की गांठें गिनने लगा। वहीं सीढ़ी के पास वो काली पट्टी थी, उस पर बरसों की धूल जमी थी और पानी की भाप से वो धूल नम हो गई थी। दोस्तों, मेरी बेटी मीरा की एक आदत है। उसने जब से अपना नाम लिखना सीखा है, वो हर जगह अपना नाम लिखती है, कॉपी पर, दीवार पर, बस की सीट पर जमी धूल पर। मैंने उसे कई बार डांटा है और डांटते डांटते वो आदत मुझे लग गई। मैंने कुछ सोचा नहीं, हाथ का काम था। उंगली उठाई और नम धूल पर लिख दिया, मीरा, 4 अक्षर। बस मैं तुरंत भूल भी गया कि लिखा है। रस्सी समेटी, कॉपी बंद की और उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने देखा कि बुधराम सीढ़ियों पर मेरे बहुत करीब आ गया है और उसकी आंखें उस काली पट्टी पर जमी हैं। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसके सामने आग में हाथ डाल दिया हो। उसने झुककर अपनी पूरी हथेली उस लिखावट पर रगड़ दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। धूल हट गई, पत्थर साफ हो गया। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मिट गया साहब, देखो मिट गया। मुझे उस वक्त वो सिर्फ एक सनकी बूढ़ा लगा। मैंने कहा, हाँ बाबा, मिट गया, चलो अंधेरा हो रहा है। हम ऊपर चढ़ने लगे।
40 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई। ऊपर पहुंचकर मैंने आखिरी बार नीचे देखा, आदत के मारे, क्योंकि रिपोर्ट में जलस्तर लिखना था, और मेरा हाथ रुक गया। पानी अब 44वीं सीढ़ी को नहीं छू रहा था, वो उससे ऊपर आ गया था। 43वीं सीढ़ी का किनारा गीला था और उस पर पानी की पतली परत कांप रही थी। 20 मिनट में बिना बारिश, बिना किसी झरने के ठहरे हुए पानी का स्तर 1 सीढ़ी बढ़ गया था। मैंने बुधराम से कहना चाहा। मैं पलटा। बुधराम ऊपर इमली के नीचे उस बिना नाम वाले पत्थर के पास खड़ा था। वो अपनी कलाई के धागे उंगली से छू छू कर गिन रहा था, बहुत धीरे, होंठ हिलाते हुए। मुझे बस उसका आखिरी शब्द सुनाई दिया, 28। अगली सुबह 5 बजे मैं उठ गया। गर्मी में सर्वे का यही एक तरीका है। 10 बजे के बाद मशीन भी गर्म हो जाती है और आदमी भी। मेरा काम बड़ा सीधा था। मुझे गांव की जमीन के नीचे की परतें पड़नी थीं। इसके लिए मैं जमीन में लोहे की 4 छड़ें गाड़ता हूँ, उनमें बिजली की हल्की धारा छोड़ता हूँ और मशीन पर पढ़ता हूँ कि मिट्टी उस धारा को कितना रोक रही है। सूखा पत्थर धारा को रोकता है, पानी वाली परत उसे जाने देती है। पहले मैंने चारों सूखे बोरवेल देखे। चारों गांव के बीच में थे, एक दूसरे से बहुत पास। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब पास पास 4 बोरवेल एक ही परत का पानी खींचते हैं तो परत जल्दी खाली हो जाती है। मैंने कॉपी में लिखा, चारों बोरवेल एक ही जल परत पर। गहराई 80 से 90 मीटर, परत खाली। 9 बजे मैं गांव के पश्चिम की तरफ पहुंचा, उसी दाल मिल के खंडहर के पास जो मुझे कल दिखा था। खंडहर बड़ा था, टूटी दीवारें, गिरा हुआ टीन और बीच में एक पुराना कुआं जिसका मुंह पत्थरों से आधा ढंका था। पास में एक नीम खड़ा था और उस नीम की पत्तियां हरी थीं। मैंने कुएं में रस्सी डाली। पानी नहीं था, पर रस्सी की गांठ पर गीली मिट्टी चिपक कर आई। मैंने वहां मशीन लगाई और 3 जगह पढ़ाई ली। तीनों बार मशीन ने वही बताया जो मुझे उम्मीद थी। नीचे करीब 110 मीटर पर एक अलग परत थी, मोटी, और वो अभी छुई नहीं गई थी। मैं समझ गया कि गांव को पानी मिल सकता है, 20 साल का पानी। बस बोरवेल इस खंडहर वाली जमीन पर बैठाना पड़ेगा। मैं खुश होकर कॉपी लिख रहा था। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। खंडहर की एक दीवार के पीछे धूप में कपड़े सूख रहे थे। एक आदमी की कमीज, एक तौलिया और एक बच्चे का छोटा पैंट तार पर लटके हुए, ताजे धुले। मैंने आसपास देखा। दीवार के कोने में राख का ढेर था और उसमें चूल्हे के 3 पत्थर रखे थे। राख गरम थी। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर को मैं पंचायत भवन पहुंचा और सरपंच को बताया कि जगह मिल गई है। सरपंच ने पूछा, कहाँ? मैंने कहा, पुरानी दाल मिल के खंडहर में, कुएं के पास। वहां जो 4-5 लोग बैठे थे सब चुप हो गए। पंखा चलने की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। सरपंच ने गिलास नीचे रखा। साहब, कोई दूसरी जगह देखो। मैंने कहा, दूसरी जगह पानी नहीं है, मशीन ने बताया है। उन्होंने कहा, वो जमीन अशुभ है, वहां मिल में 3 आदमी मरे थे, गांव वहां पानी नहीं पिएगा। मैंने कहा, वहां कोई रहता है क्या? कपड़े सूख रहे थे, चूल्हा जला हुआ था। अब जो हुआ वो मुझे आज तक याद है। सरपंच ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, घबराहट थी। और उनके पीछे बैठे एक आदमी ने बहुत धीरे कहा, वहां कोई नहीं रहता। उसने ये बात ऐसे कही जैसे रोज कहता हो, जैसे रटा हुआ हो। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। सरकारी काम में एक चीज सीख जाते हैं, जब गांव एक साथ चुप हो जाए तो अकेले आदमी को बहस नहीं करनी चाहिए। 2 बजे मुझे खाने के लिए बुलाया गया। स्कूल की रसोइयां, कमलाबाई के घर। कमलाबाई 35-40 के बीच की थी, पतली, तेज बोलने वाली, आंखों के नीचे गहरे निशान। उसका पति भोला ट्रैक्टर चलाता था और उस वक्त बाहर गया हुआ था। उसके साथ उसकी बूढ़ी सास रहती थी। घर छोटा था पर बहुत साफ। आंगन में गोबर से लिपा फर्श और एक तरफ लकड़ी का चूल्हा। मैं बैठ गया। कमलाबाई ने थाली रखी और रोटियां बनाने लगी। मैंने खाना शुरू किया और गिनना शुरू किया। पता नहीं क्यों हम लोग ऐसी चीजें अपने आप देखने लगते हैं। उसने पहली रोटी मेरी थाली में डाली, दूसरी भी, तीसरी अपनी सास को दी, चौथी अपने लिए रखी,
5वीं रोटी उसने बनाई, सेंकी, घी लगाया और एक अलग छोटी थाली में रख दी। वो थाली उसने चूल्हे के पास दीवार के सहारे रख दी और ऊपर एक कटोरा उलटकर ढक दिया। मैंने सोचा भोला के लिए रखी होगी। मैंने पूछा, भाई साहब कब आएंगे? उसने कहा, परसों। मैंने कहा, तो ये रोटी किसके लिए? और कमलाबाई का हाथ रुक गया। उसने उस ढंकी हुई थाली की तरफ देखा, बहुत देर तक देखा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पता नहीं साहब, मुझे लगा मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, आदत हो गई है, रोज एक रोटी ज्यादा बन जाती है। मैं रख देती हूं, शाम को कुत्ते को डाल देती हूं। और कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक भी आवाज नहीं, बस आंसू। उसने आंचल से आंखें पोंछी और हंसने की कोशिश की। बोली, देखो ना, बेवजह रोना आ जाता है। कोई बीमारी है क्या साहब ये? उसकी सास कोने में बैठी थी। उसने बिना किसी की तरफ देखे कहा, तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है बहू। 3 रोटी बना, 4 मत बना। मैंने खाना खत्म किया, हाथ धोए और बाहर आ गया। धूप में खड़े होकर मुझे पहली बार लगा कि उस गांव में कोई चीज सिर्फ पानी की कमी नहीं है। शाम को मैं स्कूल गया। मुझे रिपोर्ट में बच्चों की संख्या चाहिए थी, क्योंकि पानी की जरूरत आदमी गिनकर निकाली जाती है। प्रधान अध्यापक रफीक अंसारी थे, 45 साल के, मोटे चश्मे वाले और गांव में एकमात्र आदमी जिसने मुझसे मशीन के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने अलमारी से रजिस्टर निकाले। पिछले 10 साल की हाजिरी। मैं साल दर साल गिनता जा रहा था और 4 साल पुराने रजिस्टर पर आकर मेरी उंगली रुक गई। दूसरी कक्षा के पन्ने पर 11 नंबर की लाइन खाली थी। खाली माने पूरी लाइन नहीं, लाइन खिंची हुई थी। नंबर लिखा था 11। पिता का नाम लिखा था रामलाल। जन्म तारीख लिखी थी। जाति का खाना भरा था, बस नाम की जगह खाली थी। और उससे भी बुरी बात यह थी कि उस लाइन के आगे हाजिरी लगी हुई थी। पूरे साल, हर महीने किसी बच्चे ने रोज स्कूल आकर हाजिरी लगवाई थी, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा ही नहीं था। मैंने कागज को तिरछा करके रोशनी में देखा। स्याही उठी नहीं थी, खुरचा नहीं गया था। कागज बिल्कुल साफ था, जैसे उस जगह कभी कुछ लिखा ही ना गया हो। मैंने कहा, मास्टर साहब, ये नाम किसका है? रफीक साहब ने चश्मा ठीक किया और झुक कर देखा। वो बहुत देर तक उस लाइन को देखते रहे, इतनी देर तक कि मुझे असहज लगने लगा। फिर उन्होंने रजिस्टर धीरे से बंद कर दिया और कहा, वहां कोई नाम नहीं है साहब। मैंने कहा, हाजिरी तो लगी है। उन्होंने रजिस्टर पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं और फिर उन्होंने आवाज इतनी धीमी कर ली कि मुझे आगे झुकना पड़ा। उन्होंने पूछा, आपको दिख रहा है? मैंने कहा, क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा, वो खाली जगह आपको दिख रही है कि वहां कुछ होना चाहिए था? मैंने कहा, हाँ। रफीक साहब ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, राहत थी, ऐसी राहत जो सालों बाद किसी को मिलती है। उन्होंने कहा, 4 साल से मैं ये रजिस्टर हर महीने खोलता हूं और हर महीने मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। गांव में इस लाइन को कोई नहीं देखता साहब। मैं दिखाता हूं। लोग कहते हैं, मास्टर यहां तो कुछ नहीं है। मैंने पूछा, तो आपके हिसाब से यहां किसका नाम था? और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने उस बच्चे को पढ़ाया है, 2 साल पढ़ाया है। मुझे उसकी शर्ट का रंग याद है, पीली। उसके बाएं हाथ पर जलने का निशान याद है। मुझे याद है कि वो पहाड़े जल्दी याद कर लेता था। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतार लिया। बस उसका नाम याद नहीं है साहब, और उसकी मां का भी नहीं। रामलाल की बीवी कमला रोज मेरे स्कूल में खाना बनाती है और उसे भी याद नहीं है। उस रात मुझे नींद नहीं आई और वजह भूत नहीं थी। वजह मेरा काम था। ठहरे हुए पानी का स्तर 20 मिनट में 1 सीढ़ी नहीं बढ़ सकता। मई के महीने में तो बिल्कुल नहीं, जब बारिश 1.5 महीने दूर है। अगर बढ़ा है तो नीचे कहीं से पानी आ रहा है, और अगर नीचे से पानी आ रहा है तो गांव को बोरवेल की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पंप की जरूरत है। यही सोचकर मैंने तय किया कि रात में जाकर नाप लूंगा। रात में जमीन ठंडी होती है और पढ़ाई साफ आती है। ये मैं बहुत बार कर चुका था। 12:30 बजे मैं कमरे से निकला। टॉर्च, रस्सी,
कॉपी और पानी की बोतल। गांव सो रहा था। बिजली नहीं थी। कुछ घरों के बाहर लोग खाट डालकर सो रहे थे क्योंकि अंदर गर्मी थी। कुत्ते भी गर्मी से हारकर धूल में लेटे थे। मेरा रास्ता बीच के टोले से जाता था। वहीं कमलाबाई का घर था। 1:10 पर मैंने वो चीज देखी। कमलाबाई के दरवाजे के सामने चौखट पर एक लड़का बैठा था, 10-11 साल का। पीली कमीज जो कई जगह से फटी थी। उसके सामने वही छोटी थाली रखी थी जिस पर दोपहर में कटोरा उलटा हुआ था। कटोरा अब एक तरफ रखा था और लड़का रोटी खा रहा था, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे आवाज न हो। मैंने टॉर्च नीची करके कहा, बेटा तुम कौन हो? उसने सिर उठाया। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में भूखे बच्चे देखे हैं। सर्वे में गांव गांव घूमता हूं, बहुत देखे हैं। पर उस लड़के की आंखों में भूख नहीं थी। उसमें ऐसा कुछ था जैसे वो बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा हो और अब उम्मीद छोड़ चुका हो। मैंने फिर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुंह खोला और कुछ नहीं निकला। होंठ हिले, गला हिला, हवा निकली, पर आवाज नहीं आई, जैसे शब्द रास्ते में ही गुम हो गया हो। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसका चेहरा बदल गया। घबराहट आ गई। उसने अपनी हथेली अपने गले पर रखी, फिर मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि मेरा नाम क्या है। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके हाथ पर डाली। बाईं हाथ की कलाई के ऊपर जलने का पुराना निशान था, चमड़ी चमकीली और खिंची हुई। मेरे दिमाग में मास्टर रफीक की बात कौन थी? पीली शर्ट, बाएं हाथ पर जलने का निशान। मैंने कहा, तुम रामलाल के बेटे हो? लड़के ने बहुत जोर से सिर हिलाया। हाँ मैं, 2-3 बार, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपना हाथ उठाकर उस बंद दरवाजे पर रखा, हथेली पूरी चौखट पर बस रख दी, खटखटाया नहीं। मैं समझ गया कि वो अंदर जाना चाहता है। मैंने कहा, रुको, मैं दरवाजा खटखटा दूं। कमलाबाई तुम्हारी मां है ना? मैंने हाथ उठाया और तभी गली के दूसरे सिरे से एक कुत्ता जोर से भौंका। मैंने उधर देखा। 2 सेकंड के लिए, शायद 3। मैं वापस मुड़ा। चौखट खाली थी, थाली वहीं थी, रोटी आधी पड़ी थी, कटोरा एक तरफ, लड़का नहीं था। मैंने गली में टॉर्च घुमाई, दोनों तरफ देखा, घर के पीछे तक गया, कोई नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे आज भी सबसे ज्यादा डराती है। मैं वहां से बावड़ी नहीं गया। मैं अपने कमरे लौट आया और लौटते लौटते मेरे दिमाग से वो लड़का उतर गया पूरी तरह, जैसे भाप उड़ जाती है। मुझे बस इतना याद रहा कि गली में कुत्ता भौंका था और मैंने सोचा कि रात में जमीन नापने का इरादा बेवकूफी था, इसलिए मैं सो गया। सुबह 6 बजे मैं उठा। चाय के बाद कॉपी खोली क्योंकि जल स्तर की पढ़ाई लिखनी थी और पन्ना पलटते ही मेरा हाथ रुक गया। मेरी कॉपी में, मेरी ही हैंडराइटिंग में एक लाइन लिखी थी, तारीख 14 मई, समय 1:10। पीली कमीज वाला लड़का, 10-11 साल, बाएं हाथ पर जलने का निशान। कमलाबाई की चौखट पर रोटी खा रहा था, बोल नहीं सका। मैंने वो लाइन 3 बार पढ़ी। मुझे लिखना याद नहीं था, मुझे लड़का याद नहीं था। मेरी हैंडराइटिंग थी, मेरा पेन था, नीली स्याही जिसकी निब एक तरफ से घिसी हुई है, जिससे हर लाइन का आखिरी अक्षर मोटा हो जाता है। वो निशान वहां था। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने पन्ना पलटा। पीछे के पन्ने पर 13 मई की रात 12:50। एक और लाइन थी। हरी साड़ी वाली औरत, 20-22 साल, माथे पर कटा हुआ पुराना टांका, मंगल के घर के बाहर खड़ी, हाथ में कुछ नहीं, कुछ बोली नहीं। ये भी मेरी लिखाई थी। दोस्तों, आप समझिए मैं किस हालत में था। मैं 2 दिन से उस गांव में था। मैं रात में लोगों से मिल रहा था, उनसे बात कर रहा था, अपनी कॉपी में लिख रहा था, और सुबह उठकर मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने कॉपी बंद की और बाहर आकर मुंह पर पानी मारा। हैंडपंप से आधा मग पानी आया। मेरे दिमाग ने पहला काम वही किया जो हर आदमी का दिमाग करता है। उसने बहाना ढूंढा। गर्मी, लू, नींद की कमी। शायद मुझे नींद में चलने की बीमारी है, शायद मैं थक गया हूं। मैंने सोचा, ठीक है, आज मैं इसे परखूंगा। मैंने कॉपी के पिछले पन्ने पर एक नई सूची शुरू की।
नाम की जगह मैंने सिर्फ हुलिया लिखने का तय किया। कपड़े, उम्र, निशान, जगह, समय और हर एंट्री के बाद मैंने अपनी घड़ी का समय भी लिखा। ये फैसला बहुत काम आया, पर वो मुझे बाद में पता चला। 9 बजे बुधराम मुझे लेने आया। मुझे उस दिन दक्षिण के टोले में 3 जगह पढ़ाई लेनी थी। मैं उसके पीछे चल रहा था और मेरी नजर उसकी कलाई पर थी। धूप में वो धागे साफ दिख रहे थे, लाल, काले, पीले, हरे, कुछ बहुत पुराने, रंग उड़ा हुआ, कुछ नए, चमकीले। मैंने चलते चलते पूछा, बाबा ये धागे किस चीज के हैं? मन्नत के। बुधराम ने कलाई नीचे कर ली, जैसे छिपा रहा हो, फिर बोला, गिनती के साहब। मैंने कहा, किस चीज की गिनती? उसने कहा, जो गिनती याद नहीं रहती उसे बांध देते हैं, धागा याद रखता है। मैं रुक गया, धूप में, खेत के बीच। मैं रुक गया। मैंने कहा, कल शाम आपने बवड़ी पर एक गिनती बोली थी, 28। बुधराम का चेहरा पत्थर हो गया। मैंने कहा, 28 क्या? उसने बहुत देर तक जमीन देखी, फिर उसने अपनी कलाई मेरे सामने कर दी और कहा, गिन लो साहब। मैंने गिने, धूप में, पसीने में, खड़े खड़े गिने। 28 धागे थे। मैंने उस दिन की पढ़ाई किसी तरह पूरी की। मशीन का काम आदत का काम होता है, हाथ अपने आप चलते हैं, पर मेरा ध्यान कहीं और था। 3 बजे, सबसे तेज धूप में, जब पूरा गांव अंदर बंद था, मैं अकेले बावड़ी की तरफ निकल गया। मैंने जानबूझकर वो वक्त चुना। मुझे बिना किसी के देखे उस काली पट्टी को देखना था। 4 दीवारी के अंदर इमली की छाया में हवा फिर भी गर्म थी। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। 10वीं सीढ़ी पर वही ठंडक शुरू हो गई। 50वीं सीढ़ी तक मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े थे, पानी वहीं था। 43वीं सीढ़ी पर एक दिन में नहीं बढ़ा था। मैं पानी के 2 सीढ़ी ऊपर बैठा और टॉर्च जलाकर काली पट्टी पर डाली। जो मैंने देखा उसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। पट्टी पर नीचे पानी के अंदर से लेकर मेरे बैठने की जगह तक हर सीढ़ी के बराबर खरोंचों के गुच्छे थे। हर गुच्छा 2 या 3 इंच लंबा। दूर से खरोंच, पास से कुछ और। वो अक्षर थे, खुदे हुए अक्षर, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं समझा नहीं पाऊंगा कि ये कैसा लगता है। आप देख सकते हैं कि वहां लिखावट है, आप उसकी लंबाई देख सकते हैं, उसकी गहराई छू सकते हैं, पर आपकी आंख अक्षर पर टिकती नहीं। जैसे पानी में तैरता कागज पढ़ने की कोशिश करो। मैंने गिनने की कोशिश की, ऊपर से नीचे। हर सीढ़ी पर एक गुच्छा। पानी के अंदर भी थे, कुछ साफ, कुछ काई में ढके। मैंने 20 तक गिना। फिर मेरी आंखों में पानी आने लगा और सिर घूमने लगा। मुझे गिनती छोड़नी पड़ी और फिर मैंने ऊपर देखा। पानी से एक सीढ़ी ऊपर, 42वीं सीढ़ी के बराबर, एक जगह ऐसी थी जहां लिखावट धुंधली नहीं थी। वहां 4 अक्षर थे, साफ, गहरे, सीधे, जैसे किसी ने छेनी और हथौड़े से पत्थर काटा हो। मीरा, मेरी बेटी का नाम। मैंने उंगली रखी। अक्षर आधा इंच गहरे थे, पत्थर के अंदर। दोस्तों, कल शाम मैंने अपनी उंगली से नम धूल पर वो नाम लिखा था, धूल पर, और बुधराम ने उसे अपनी हथेली से पोंछ दिया था। मैंने खुद देखा था कि पत्थर साफ हो गया। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। मेरे कान बज रहे थे। फिर मैंने कोशिश शुरू की। पहले अंगूठे से रगड़ा, कुछ नहीं। फिर बोतल का पानी डाला और अपनी कमीज की बांह से घिसा। अक्षर और साफ हो गए। मैंने नीचे उतरकर मुट्ठी भर गीली काई निकाली और उसे अक्षरों में भर दिया। काई भर गई। 10 सेकंड बाद वो अपने आप बाहर बहने लगी, जैसे पत्थर उसे बाहर धकेल रहा हो। अब मुझे गुस्सा आ गया। डर से जो गुस्सा आता है वो सबसे बेकार गुस्सा होता है। मैं ऊपर गया, अपनी मशीन की लोहे की छड़ उठाई और नीचे लौटा। मैंने उस छड़ का सिरा उन अक्षरों पर रखा और पूरी ताकत से मारा। एक आवाज हुई, पत्थर की नहीं, लोहे की, जैसे मैंने किसी घंटे पर मारा हो। वो आवाज बावड़ी की दीवारों में घूमी, ऊपर गई और लौटकर पानी पर गिरी और पानी हिला। दोस्तों, वो पानी 2 दिन से एक बाल भर नहीं हिला था, न हवा से, न मेरे पत्थर फेंकने से। उस पर लहर उठी। एक बार बीच से किनारों तक मेरे हाथ से छड़ छूट गई। उसका सिरा मुड़ गया था। अक्षर वैसे ही थे। मैं सीढ़ियां भागते हुए चढ़ा। 70 की 40 सीढ़ियां, दोपहर की धूप में, बिना रुके। ऊपर पहुंचकर मैं इमली के नीचे बैठ गया और मेरी छाती ऐसे चल रही थी कि मुझे लगा दिल फट जाएगा।
तब मैंने पहला काम वही किया जो कोई भी बाप करेगा। मैं दौड़कर स्कूल के पास वाले पीपल तक गया। पूरे गांव में वही एक जगह थी जहां मोबाइल का एक डंडा नेटवर्क आता था। पेड़ की जड़ पर चढ़कर हाथ ऊपर करके मैंने संध्या को फोन किया। 2 बार कटा, तीसरी बार लगा, उसकी आवाज आई। मैंने कहा, सब ठीक है? मीरा कहाँ है? उसने कहा, स्कूल से आ गई है, सो रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैंने कहा, धूप है, कुछ नहीं। उसने कहा, सुनो, कल रात वो रोकर उठी थी। मेरी पकड़ फोन पर कस गई। मैंने कहा, क्यों? संध्या ने कहा, सपना देखा था। कह रही थी बहुत सारी सीढ़ियां थीं और नीचे काला पानी था और वो गिनते गिनते नीचे उतर रही थी। मैंने कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा वाला कुआं है जिसकी बातें करते हैं। मैं पीपल की जड़ पर बैठ गया। संध्या ने कहा, धीरज, सुन रहे हो? मैंने कहा, हाँ। फिर पीछे से मीरा की आवाज आई। वो उठ गई थी। उसने फोन ले लिया। उसने कहा, पापा, मछली दिखाई? मैंने कहा, हाँ बेटा। उसने कहा, पापा, वहां मेरा नाम लिखा है क्या? दोस्तों, मेरी बेटी हर जगह अपना नाम लिखती है। ये उसका मजाक था। वो हंस रही थी। मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने फोन संध्या को दे देने कहा और कहा, मीरा को 2 दिन घर से बाहर मत भेजो, स्कूल भी नहीं, और किसी को उसका नाम मत बताना। संध्या चुप हो गई। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, काम पर। उसने कहा, धीरज, तुम्हारी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने फोन काट दिया, क्योंकि अगर एक शब्द और बोलता तो रो देता। शाम को मैं सीधे कोटवार के घर गया। बुधराम अपने आंगन में खाट पर बैठा था। उसकी पत्नी नहीं थी, बहुत साल पहले मर गई थी। घर में वो अकेला रहता था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा, बाबा, मुझे सच बताओ, 42वीं सीढ़ी पर मेरी बेटी का नाम खुदा हुआ है। मैंने वो नाम धूल पर लिखा था, तुमने पहुंचा था, अब वो पत्थर के अंदर है। बुधराम ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने कहा, मैंने कहा था साहब, कुछ लिखना नहीं। मैंने कहा, तुमने मुझे वजह नहीं बताई थी। उसने कहा, वजह बताने से क्या होता है, कोई मानता ही नहीं। मैं उसके सामने जमीन पर बैठ गया। मैंने कहा, अब मान रहा हूं। बुधराम बहुत देर तक चुप रहा। फिर वो उठा, अंदर गया और एक कपड़े में लिपटी चीज लेकर आया। कपड़ा खोला। अंदर एक पुराना रजिस्टर था। कपड़े की जिल्द धागे से सिला हुआ, कोने चूहों ने काटे हुए। उसने वो मेरी गोद में रख दिया। मैंने खोला। हर पन्ने पर एक ही तरह की लाइनें थीं और किसी लाइन में नाम नहीं था, तारीख, हुलिया। धागे का रंग 14 जून। मर्द 30 साल के आसपास, दुबला, दाहिने पैर से लंगड़ाता। लाल धागा 27 जून। औरत 50 के ऊपर, सिर पर चोट का निशान। काला धागा 10 जुलाई। लड़का 7 साल, पीली कमीज, बाएं हाथ पर जलने का निशान। हरा धागा। मेरी उंगली उस लाइन पर रुक गई। मैंने ऊपर देखा। बुधराम ने कहा, हाँ साहब, वही। मैंने पन्ने पलटे। आखिरी लाइन ताजा स्याही में थी, 12 मई। औरत 20-22 साल, हरी साड़ी, माथे पर पुराना टांका, 6 महीने पहले गोहद से ब्याह कर आई थी। पीला धागा 12 मई, जिस दिन मैं गांव आया था। जिस शाम पानी एक सीढ़ी बढ़ा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कितने हैं? बुधराम ने कहा, 28। मैंने कहा, 28 क्या बाबा, साफ बोलो। और बुधराम ने वो बात कही जिसके बाद मेरे लिए वो गांव सिर्फ एक सूखा गांव नहीं रहा। उसने कहा, बावड़ी आदमी नहीं लेती साहब, नाम लेती है। एक नाम, एक सीढ़ी पानी, और वो 13 दिन में एक बार पीती है। उसने अपनी उंगली से मिट्टी पर हिसाब लगाया, जैसे बहुत बार लगा चुका हो। फिर उसने कहा, 12 तारीख को पिया है। 13 दिन बाद 25 तारीख को पानी 42वीं सीढ़ी पर आएगा। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा और उस सीढ़ी पर आपकी बेटी का नाम लिखा है। उस रात बुधराम ने मुझे खाट पर बिठाया, पानी दिया और फिर बोलना शुरू किया। वो रुक रुक कर बोला, कभी बीच में बहुत देर चुप रह जाता। मैंने टोका नहीं। उसने कहा, साहब, 8 साल पहले जो सूखा पड़ा था वैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मार्च में हैंडपंप सूख गए। अप्रैल में टैंकर आना बंद हो गया, क्योंकि जिस जगह से भरता था वो तालाब भी मर गया।
मई में जानवर बिकने लगे, जून में 2 आदमी खत्म हो गए। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, एक ने दवा पी ली खेत वाली, दूसरे ने अपने सारे मवेशी बेचे और फिर रात में घर से निकला और लौटा नहीं। लाश 10 दिन बाद मिली। मैंने कहा, फिर? उसने कहा, फिर मंदिर की मरम्मत हुई। गांव के पूरब में एक पुराना महादेव का मंदिर था। उसके पीछे एक कोठरी थी जिसमें टूटी मूर्तियां, पुराने डंडे और बारिश के टीन रखे रहते थे। कोठरी की छत गिर गई थी। उसे बनाते वक्त दीवार के अंदर से एक टीन का बक्सा निकला। उस बक्से में एक बही थी, कपड़े में लपटी, मोटे कागज वाली, बहुत पुरानी। गांव में उसे पत्थर की बही कहा जाने लगा। बुधराम ने कहा, मैं अनपढ़ हूं साहब, मुझे क्या मालूम उसमें क्या लिखा था। पढ़ने वाले 3 आदमी थे, पंडित जी, सरपंच और सरपंच का बड़ा भाई। मैंने पूछा, सरपंच का बड़ा भाई? बुधराम ने सिर हिलाया और बात आगे बढ़ा दी। उसने कहा, सावन की पहली रात पंचायत बैठी। स्कूल के मैदान में 56 आदमी थे, औरतें नहीं बुलाई गई थीं। मैंने पूछा, क्या तय हुआ? बुधराम ने जमीन देखी और कहा, यह तय हुआ कि बावड़ी खोलेंगे। फिर उसने बहुत सादी आवाज में वो नियम बताए जिन्हें मैंने बाद में अपनी कॉपी में ज्यों का त्यों लिख लिया। बावड़ी जिस्म नहीं मांगती, नाम मांगती है। नाम वही लिख सकता है जिसका उस नाम पर हक हो। अपना नाम खुद, बच्चे का नाम माँ बाप, बहू का नाम घर का मर्द। किसी पराया नाम लिख दे तो पत्थर उसे नहीं लेता। अक्षर सूखी धूल की तरह उड़ जाते हैं। एक नाम, एक सीढ़ी पानी, और बावड़ी 13वें दिन अपना हिस्सा लेती है। न जल्दी न देर। मैंने पूछा, और जिसका नाम लिखा जाता है उसका क्या होता है? मर जाता है। बुधराम ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं साहब, मरना तो सस्ता होता, वो जिंदा रहता है, बस उसका नाम चला जाता है और नाम के साथ उसे जानने वाला हर आदमी चला जाता है। माँ को याद नहीं रहता कि उसका बेटा था, बाप को याद नहीं रहता। स्कूल के कागज से नाम उड़ जाता है, राशन कार्ड से उड़ जाता है, जमीन के कागज से उड़ जाता है, और आदमी वहीं रह जाता है। मेरे मुंह से निकला, कहाँ रह जाता है? बुधराम ने पश्चिम की तरफ हाथ किया। मिल के खंडहर में मेरे सामने दोपहर का वो दृश्य घूम गया। तार पर सूखती कमीज, बच्चे का छोटा पैंट, गरम राख और सरपंच के पीछे बैठे आदमी की रटी हुई लाइन। वहां कोई नहीं रहता। मैंने कहा, बाबा वे लोग खाते क्या हैं? बुधराम ने कहा, जो घरों के बाहर रख दिया जाता है। मैं कुछ देर कुछ बोल नहीं पाया। दोस्तों, आप सोचिए, गांव की हर औरत एक रोटी ज्यादा बनाती है। उसे पता नहीं क्यों वो उसे ढक कर रख देती है। रात में कोई आकर खा लेता है। सुबह वो खाली थाली उठाती है और सोचती है कि कुत्ता खा गया बरसों से। मैंने पूछा, पहला नाम किसका था? बुधराम बहुत देर चुप रहा। फिर उसने कहा, पंचायत में बहस हुई थी कि पहला नाम कौन देगा। सब चाहते थे पानी और कोई नहीं चाहता था कि पहली बारी उसकी हो। फिर सरपंच के बड़े भाई ने कहा, गांव का नौकर पहले देगा, कोटवार देगा। उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई। सबसे पुराना, सबसे फीका धागा सबसे नीचे था, सफेद सा। उसने कहा, मेरा एक लड़का था साहब। फिर वो रुका। उसने कहा, मुझे उसकी चाल याद है। वो बाएं कंधे को थोड़ा ऊपर रखकर चलता था। मुझे याद है कि वो बकरी के बच्चों को गोद में लेकर सोता था और माँ डांटती थी। मुझे वो रात याद है जब मैं उसे बावड़ी पर ले गया था और कहा था कि बेटा ऊपर रहना, मैं नीचे काम से जा रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा। बस नाम याद नहीं है। मैंने खुद लिखा था और मुझे याद नहीं है। मैं रोज सुबह जागता हूं और सबसे पहले ये याद करने की कोशिश करता हूं। 28 बार मेरे सामने किसी ने नाम लिखा है और मुझे एक भी याद नहीं है। उसने रजिस्टर पर हाथ रखा। इसीलिए ये लिखता हूं साहब। नाम नहीं लिख सकता। नाम लिखूं तो कागज से गायब हो जाता है। इसलिए कपड़ा, निशान, चाल ये लिखता हूं। ये नहीं मिटते। मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसे दिखाई। मेरी सूची, हरी साड़ी वाली औरत, पीली कमीज वाला लड़का। बुधराम ने मेरी कॉपी पर हाथ फेरा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ आया। डर नहीं, उम्मीद नहीं, बस हैरानी। उसने कहा, आप बाहर के आदमी हो, आपको दिखता है। मास्टर को भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो भी बाहर से आया था। मैंने कहा, बाबा मेरी बेटी का नाम मैंने लिखा था, गलती से लिखा था, मुझे मालूम नहीं था।
इससे क्या फर्क पड़ता है। और बुधराम ने जो कहा वो मेरे भीतर कुछ तोड़ गया। उसने कहा, पत्थर ये नहीं देखता कि आपने क्यों लिखा, वो ये देखता है कि लिखने वाले का हक था या नहीं। और साहब, बाप का हक होता है। मैंने अपने हाथ देखे, वही हाथ जिससे मैंने बेटी को झूला झुलाया था, जिससे मैंने उसे नाम लिखना सिखाया था। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? मैं पंचायत से कहूं? पुलिस में जाऊं? बुधराम हंसा, पहली बार हंसा, बहुत थकी हुई हंसी थी। उसने कहा, थाने में क्या लिखवाओगे साहब? किसकी गुमशुदगी? नाम क्या लिखोगे? मैं चुप हो गया। वो सच थी, सबसे साफ, सबसे पक्की सच, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, उसका इंसाफ नहीं होता। फिर मैंने वो सवाल पूछा जो मुझे पूछना ही था। मैंने कहा, पापा, उस बही में यह भी लिखा है कि नाम लौटाया कैसे जाता है? बुधराम ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, पंडित जी ने एक लाइन पढ़ी थी उस रात, बहुत लोगों ने सुनी नहीं। मैं सबसे पीछे खड़ा था। मैंने सुन ली। मैंने कहा, क्या थी? उसने कहा, मुझे शब्द याद नहीं, पर मतलब ये था कि जो नाम बावड़ी पी ले वो सिर्फ बाहर से लौटता है। मैंने कहा, बाहर से माने? बुधराम ने कहा, पता नहीं साहब, मैं अनपढ़ हूं। भाई अब भी मंदिर की कोठरी में है। मैं खाट से उठ गया। मेरे पास 9 दिन थे। 16 मई की सुबह मैं मास्टर रफीक के घर पहुंचा। 7 बजे मैंने उन्हें सब बताया, रजिस्टर, धागे, 13 दिन, मेरी बेटी का नाम। वो बहुत देर चुप रहे। फिर उन्होंने चश्मा साफ किया और कहा, चाबी पंडित जी के पास थी, वो 2 साल पहले मर गए। अब कोठरी पर ताला नहीं है, बस कुंडी है। 8 बजे हम दोनों मंदिर की कोठरी में थे। अंदर सीलन और चमगादड़ों की बदबू थी, टूटी मूर्तियां, पुराने झंडे, बारिश के टीन। एक कोने में वो टीन का बक्सा पड़ा था, बही अंदर थी, मोटे कागज, कपड़े की जिल्द कीड़ों ने किनारे खाए हुए, लिखावट पुरानी थी और बहुत से शब्द इस इलाके की बोली के थे। रफीक साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी कॉपी में लिखा। हम 2 घंटे वहां बैठे रहे। बही में कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ नियम थे, और नियम ऐसे लिखे थे जैसे किसी ने बहुत साल बाद हिसाब मिलाया हो। मैं आपको वही 5 बातें बताता हूं जो उस दिन मेरी कॉपी में उतरी। पहली, नाम पत्थर पर वही नाम लिखा जाए जिस पर लिखने वाले का हक हो। दूसरी, एक नाम एक सीढ़ी। तीसरी, बावड़ी 13वें दिन अपना हिस्सा लेती है। जिस सीढ़ी पर पानी पहुंचता है उस सीढ़ी का नाम उसी रात उसका हो जाता है। अगर उस सीढ़ी पर कोई नाम नहीं लिखा तो पानी वहीं रुक जाता है और किसी का कुछ नहीं जाता। ये लाइन मेरे लिए सबसे बड़ी थी। मैंने उसे 2 बार लिखा। चौथी, बावड़ी की भूल गांव के 4 सीमा पत्थरों तक जाती है। जो अक्षर इन पत्थरों के बाहर लिखा हो वो बचा रहता है। रफीक साहब ने ये लाइन दोबारा पढ़ी और मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, इसीलिए मेरा रजिस्टर खाली है, वो गांव के अंदर रखा रहता है। फिर उन्होंने जो कहा उससे मेरे हाथ से पेन गिर गया। उन्होंने कहा, साहब, स्कूल की हाजिरी की नकल हर साल ब्लॉक जाती है। मैंने कहा, ब्लॉक का दफ्तर इटवा में है, 42 किलोमीटर दूर, सीमा के बाहर। रफीक साहब ने सिर हिलाया। मैंने जल्दी जल्दी गिनना शुरू किया। स्कूल की हाजिरी की नकल, राशन की पुरानी सूची जो तहसील में जमा होती है, आंगनबाड़ी का टीकाकरण रजिस्टर जिसकी पर्ची हर महीने ब्लॉक जाती है, जमीन की नकलें, मनरेगा की मजदूरी की सूची, 8 साल के कागज, 28 आदमी। 5वीं बात सबसे आखिर में आई और वो 2 लाइनों में थी। रफीक साहब ने धीरे धीरे पढ़ा, जो नाम पत्थर ले चुका हो वो लौटेगा अगर उसे जानने वाला कोई सीमा के बाहर से लाए, पत्थर पर हाथ रखे और पुकारे, तब पानी एक सीढ़ी उतरेगा। जो नाम अपनी मर्जी से दिया जाए वो आखिरी नाम होता है, उसके बाद पत्थर मुंह जाता है। हम दोनों चुप बैठे रहे। बाहर गर्म हवा चल रही थी और टीन खड़क रहा था। मैंने कहा, मास्टर साहब, मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ है पर बावड़ी ने लिया नहीं है, लौटाने वाला नियम उस पर नहीं चलेगा। रफीक साहब ने कहा, नहीं चलेगा, पर तीसरा नियम चलेगा। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कागज पर लकीरें खींची, 70 लकीरें। उन्होंने कहा, पानी 43 पर है, आपकी बेटी का नाम 42 पर है। पानी को ऊपर जाने से रोकिए, बल्कि नीचे ले जाइए। जितने नाम लौटाएंगे
उतनी सीढ़ियां पानी नीचे जाएगा। फिर उन्होंने पेंसिल से गिनती की। 70 से 43 में 27 सीढ़ियां पानी है। नीचे 70वीं से नीचे फर्श है। माने 28। उन्होंने पेंसिल रख दी। 8 साल पहले बावड़ी बिल्कुल सूखी थी साहब। 28 नाम, 28 सीढ़ी, हिसाब पूरा बैठता है। मैंने कहा, माने अगर सब 28 नाम लौट जाए तो बावड़ी फिर सूख जाएगी। रफीक साहब ने कहा, हाँ। मैंने कहा, और गांव का पानी खत्म। रफीक साहब ने कहा, हाँ। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हुई, क्योंकि मैंने उसी वक्त एक बात समझ ली। जिस दिन मैं 28 नाम लौटाने की कोशिश करूंगा उस दिन मेरे सामने भूत नहीं होगा। 180 घर होंगे जिनके बटन में पानी आता है। मैंने रफीक साहब से कहा, मुझे 2 चीजें चाहिए, एक 28 नाम, 2 गांव के लिए दूसरा पानी, वरना ये लोग मुझे बावड़ी तक पहुंचने नहीं देंगे और मुझे उन पर गुस्सा भी नहीं आएगा। दूसरी चीज मेरे बस में थी। मेरी जेब में खंडहर वाली पढ़ाई थी। 110 मीटर पर मोटी परत। उस दिन मैंने रिपोर्ट बनाई। पूरी रात लगी। मैंने उसे जरूरी लिखा, क्योंकि जरूरी लिखने से फाइल ऊपर रखी जाती है। 17 मई की रात मैंने अपना सामान बांधा। मैंने बुधराम से उसका रजिस्टर मांगा। वो समझ गया क्यों। उसने कहा, साहब, सरपंच को मालूम हो गया है कि आप मंदिर की कोठरी में गए थे। मैंने कहा, मैं सुबह 4 बजे निकलूंगा। वो रजिस्टर लाया और जाते जाते उसने मेरी कलाई पर एक काला धागा बांध दिया। मैंने पूछा, ये किस गिनती का है। उसने कहा, आपकी बेटी का नाम मुझे याद है साहब। अगर कभी मुझे याद न रहे तो ये धागा बताएगा कि एक नाम बचाना था। सुबह 4 बजे मैं मोटरसाइकिल लेकर निकला। अंधेरा था और हवा में रात की थोड़ी सी ठंडक बची थी। गांव के पूरब में कच्चे रास्ते पर वो सीमा पत्थर था, सरकारी पत्थर जिस पर नंबर लिखा था। मैं उसे पार करके रुका और पीछे मुड़कर देखा। पूरब में हल्की सफेदी थी और उसी रोशनी में मुझे दूर पश्चिम वाला खंडहर दिख रहा था। उसकी टूटी दीवार के ऊपर कतार में लोग खड़े थे, बहुत से लोग, बच्चे भी। सब उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ मैं जा रहा था। मैंने चाबी घुमाई, हेडलाइट उनकी तरफ की और गिनने लगा। मैंने पूरे 28 गिने। सुबह 6:30 बजे मैं इटवा पहुंचा। 42 किलोमीटर में 2.5 घंटे लग गए, क्योंकि कच्चे रास्ते में अंधेरे में गड्ढे नहीं दिखते। मैं सीधा घर गया। संध्या ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, 4 दिन में ये हालत कर ली है। खाना खाया था वहां? मैंने कहा, रोज खाया। मीरा सो रही थी। मैं उसके पास जमीन पर बैठ गया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत गंदा ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर 25 तारीख को सब भूल जाएंगे तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। मैं रोऊंगा भी नहीं, और ये ख्याल मुझे सबसे ज्यादा डराने वाला लगा। रोना, बचा रहना चाहिए। मैंने उसकी कॉपी खोली। हर पन्ने के कोने में उसका नाम लिखा था। राशन कार्ड निकाला, नाम था। स्कूल की डायरी में नाम था। अभी सब जगह था। 9 बजे मैं ब्लॉक दफ्तर पहुंच गया। अब यहां मुझे होशियारी से काम लेना था। सरकारी दफ्तर में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पुरानी फाइलें चाहिए, क्योंकि एक बावड़ी नाम पीती है। ऐसा कहोगे तो फाइल नहीं, डॉक्टर मिलेगा। मैंने बड़े बाबू श्यामलाल से कहा, साहब, धौल पानी की बोरवेल रिपोर्ट में आबादी का सत्यापन लगेगा। मुझे 8 साल की पुरानी सूचियां चाहिए, वरना मशीन का खर्च पास नहीं होगा। खर्च की बात सुनकर उन्होंने चाबी दे दी। रिकॉर्ड रूम दफ्तर के पिछवाड़े में था। छत टपकती थी, बल्ब नहीं जलता था और बंडलों पर इतनी धूल थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैं 2 दिन उसी कमरे में बैठा रहा। मेरा तरीका बहुत सादा था और वो मुझे रफीक साहब की एक लाइन से मिला था। हर सूची की 2 नकलें होती हैं, एक गांव में रहती है, एक ब्लॉक में। मैं गांव वाली नकल अपने बैग में लेकर आया था। अब मुझे दोनों मिलानी थी और देखना था कि ब्लॉक वाली में कौन सी लाइन ज्यादा है। पहला मिलान राशन की सूची का था। गांव वाली नकल में 170 यूनिट, ब्लॉक वाली में 190, 20 लाइनें ज्यादा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वो 20 नाम अलग कागज पर उतारे। नाम, उम्र, पिता या पति का नाम, घर नंबर। फिर मैंने स्कूल की हाजिरी की नकलें निकाली। 4 साल पुरानी नकल, दूसरी कक्षा, 11 नंबर की लाइन। वहां लाइन खाली नहीं थी।
वहां नाम लिखा था सोनू, पिता रामलाल। मैंने वो नाम पढ़ा। मैंने उसे जोर से बोला। मैंने उसे अपनी हथेली पर पेन से लिखा सोनू। और दोस्तों, मुझे वो लड़का याद नहीं आया। मेरी कॉपी में लिखा था कि एक पीली कमीज वाला लड़का चौखट पर रोटी खा रहा था। मेरी लिखाई थी। मुझे वो रात याद नहीं थी। माने बाहर का कागज नाम बचा लेता है पर याद वापस नहीं लाता। मैंने एक चीज पर रखने का फैसला किया। मैंने दफ्तर के फोन से स्कूल में रफीक साहब को मिलाया। गांव में स्कूल के बरामदे में एक सरकारी फोन था जो कभी कभी लगता था। मैंने कहा, मास्टर साहब, कागज मिल गया। 11 नंबर वाली लाइन का नाम सोनू है, लिख लीजिए। उन्होंने कहा, हाँ बोलिए। मैंने दोबारा कहा। उन्होंने कहा, साहब आपने क्या कहा? मेरा पेन तैयार है। मैंने तीसरी बार कहा, चिल्लाकर कहा। रफीक साहब की आवाज बहुत थकी हुई सी आई। उन्होंने कहा, रहने दीजिए साहब, मैं सुन रहा हूं, पर जो आप बोल रहे हैं वो मेरे कान से पेन तक नहीं पहुंच रहा। मैं रिसीवर पकड़े खड़ा रहा। ये छोटी सी बात थी पर इसने मेरी पूरी योजना बदल दी। सीमा के अंदर नाम टिकता नहीं, न कान में न कागज पर। मैंने 2 दिन में पूरा हिसाब बनाया। राशन की सूची से 20, स्कूल की नकलों से 6 बच्चे जो राशन वाली सूची में नहीं थे, मनरेगा की मजदूरी की सूची से 2 मर्द जिनके अंगूठे के निशान 8 साल पहले तक लगे थे और फिर रुक गए थे। 28 गिनती बैठ गई। फिर मैंने बुधराम का रजिस्टर खोला और हुलिये मिलाने लगा। ये सबसे मुश्किल काम था। जोड़ मिलाने के लिए मेरे पास तारीख, घर नंबर और पिता का नाम था। 10 जुलाई वाली लाइन, 7 साल का लड़का, बाईं हाथ पर जलने का निशान। स्कूल की नकल में पिता का नाम रामलाल, घर नंबर 87। मैंने राशन की नकल में घर नंबर 87 देखा। मुखिया रामलाल, पत्नी कमला। और मुझे एक बात समझ आई जो मुझे पहले उलझा रही थी। कमलाबाई ने अपने पति का नाम मुझे भोला बताया था। कागज में वो रामलाल था। गांव में ऐसा होता है, घर का नाम अलग, कागज का नाम अलग। दूसरी शाम जब बल्ब की जरूरत पड़ने लगी, मैं सबसे पुराने बंडल तक पहुंच गया। वे बंडल बस्तों में बंधे थे और उनकी डोरी छूने से टूट जाती थी। उनमें से एक में सार्वजनिक कुएं और तालाबों की पुरानी फहरिस्त थी। सन 1961। लिखावट स्याही वाली थी और हाशिए में किसी पटवारी ने टिप्पणी लिखी थी। मैंने वो टिप्पणी 3 बार पढ़ी और ज्यों की त्यों अपनी कॉपी में लिख ली। मुंह दी बावड़ी। जल स्तर 70वीं सीढ़ी, पानी टखने भर। ग्रामवासियों के अनुसार बावड़ी में एक नाम है, अकाल के समय का। ग्रामवासी यहां से पानी नहीं पीते। बावड़ी बंद कराई गई। मैं उस अंधेरे कमरे में बहुत देर बैठा रहा। 70वीं सीढ़ी, माने सबसे नीचे। माने 28 से पहले भी वहां एक नाम पड़ा था, 60 साल से ज्यादा पुराना, और उस नाम का कोई कागज नहीं था। उस जमाने में कागज ही नहीं बनते थे। मैंने सब नकलें कराईं। 60 रुपये लगे। मैंने उन्हें एक प्लास्टिक की फाइल में रखा और फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा, धौल पानी। निकलते वक्त मैंने बड़े बाबू से एक और काम कहा। मैंने कहा, साहब रिग वाली गाड़ी आजकल कहाँ लगी है? उन्होंने कहा, बरसोला में, 30 किलोमीटर दूर, महीने के आखिर तक खाली हो जाएगी। मैंने कहा, मेरी रिपोर्ट पर साइन कर दीजिए, 4 जून की तारीख डाल दीजिए, मैं गांव को राजी करा लूंगा। उन्होंने चश्मा नीचे करके मुझे देखा और पूछा, बंजारे तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं साहब, गर्मी है। 19 मई की शाम मैं गांव लौटा। मेरी जेब में फाइल थी और मुझे लग रहा था कि मैं जीत गया हूं। मैंने सीमा पत्थर पार किया। कुछ नहीं हुआ, न आवाज, न हवा, न कुछ। मैं सीधे कोटवार के घर पहुंचा, खाट पर बैठा और मैंने फाइल खोली। राशन की नकल, 20 लाइनें, मेरे हाथ से लिखी हुई सूची। नाम वाले खाने खाली थे। मैंने फाइल का हर कागज उलटा पलटा। घर नंबर थे, उम्र थी, पिता का नाम था। जिस खाने में गायब आदमी का नाम था वो खाली था, सफेद, जैसे छपा ही न गया हो। मेरी हथेली पर भी कुछ नहीं था। स्याही पसीने में फैल गई थी। ये मैं आपसे सच कह रहा हूं। मुझे आज तक नहीं पता कि वो पसीने से मिटी या सीमा से। बुधराम मेरे सामने बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो सब पहले से जानता था। मैंने फाइल जमीन पर फेंक दी। फिर मैंने अपने आप से बहुत धीमे कहा, बही की लाइन में कागज लिखा ही नहीं था। बही में लिखा था,
उसे जानने वाला कोई सीमा के बाहर से लाए, कोई आदमी, कागज नहीं। मुझे नाम नहीं लाना था, मुझे आदमी बाहर ले जाना था। अगली सुबह मैं कमलाबाई के घर गया। ये सबसे मुश्किल बातचीत थी जो मैंने अपनी जिंदगी में की है। मैं नाम नहीं बोल सकता था, बोलता तो वो सुन नहीं पाती। मैंने कहा, कमलाबाई, तुम्हारा एक बेटा था। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने गाली दी हो। उसने कहा, साहब मेरी गोद सुनी है, 12 साल से सुनी है, ऐसी बात मत करो। उसकी सास ने मुझे आंगन से निकाल दिया। सही किया, मैं उसकी जगह होता तो मारता। रात 11 बजे वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, उसके हाथ में वही कटोरा था। उसने कहा, साहब 5वीं रोटी का क्या मतलब है? मैंने कहा, मेरे साथ इटवा चलोगी? उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि गांव के बाहर तुम्हें एक चीज याद आएगी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे दिखाना पड़ेगा। वो बहुत देर चुप रही, फिर उसने कहा, सास से क्या कहूं? मैंने कहा, कह दो स्कूल के राशन का कागज लाना है। 21 मई सुबह 5 बजे वो मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी और बहुत सीधी होकर बैठी रही, जैसे गांव की औरतें बैठती हैं। सीमा पत्थर से 9 किलोमीटर आगे बरगवा गांव पड़ता था। वहां एक चाय की दुकान थी। उसी दुकान वाले के पास मैंने लौटते वक्त नकलों का दूसरा सेट बंद लिफाफे में छोड़ दिया था। 100 रुपये दिए थे। सबसे सस्ती तिजोरी वही थी। 7 बजे हम वहां पहुंचे। मैंने लिफाफा लिया, खोला और स्कूल की नकल निकालकर उसके हाथ में दे दी। मैंने कहा, दूसरी कक्षा 11 नंबर पढ़ो। कमलाबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर नाम पढ़ लेती थी। उसने उंगली लाइन पर रखी, होंठ हिले और फिर वो चीज हुई जो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। उसके हाथ से कागज छूटा। वो 2 कदम पीछे हटी और सड़क के किनारे बैठ गई। पहले कोई आवाज नहीं निकली, फिर उसने अपना मुंह आंचल से दबा लिया और ऐसे रोई जैसे कोई अभी मरा हो। वो चिल्ला रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। दुकान वाला बाहर आ गया। रास्ते से लोग रुक गए। मैंने सबसे कहा कि बहन की तबीयत खराब है, पानी लाओ। वो रोते रोते बोलती रही। जो उसने बोला वो सुनना मेरे लिए सजा था। उसने कहा, 3 साल का था जब तवे पर हाथ रख दिया था, मैंने नहीं देखा था, मेरी गलती थी, पूरा महीना बांधा था। उसने कहा, अंधेरे से डरता था, छत पर सोने जाती थी तो मेरी साड़ी का कोना पकड़कर सोता था। और फिर उसने वो कहा जिससे मेरा गला बंद हो गया। उसने कहा, मैं 4 साल से रोज उसकी रोटी बनाती रही हूं, रोज, और मुझे पता नहीं था कि किसकी बना रही हूं। मैंने उसे सब बताया। बावड़ी, नाम, 13 दिन, सीमा। मैंने बही वाली लाइन बताई। मैंने कहा, कमलाबाई, अब जो करना है वो सिर्फ तुम कर सकती हो। मां का हक है। तुम्हें ये नाम 6 किलोमीटर अपने मुंह में लेकर चलना पड़ेगा। कागज काम नहीं करेगा, मैं बोलूंगा तो मेरे मुंह से भी निकल जाएगा। उसने आंसू पोंछे और कहा, मुझसे नहीं निकलेगा साहब। लौटते वक्त वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी रही और पूरे रास्ते वो नाम बोलती रही, जोर जोर से, हवा के खिलाफ। सीमा पत्थर पर मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, नाम याद है? उसने बोला, पूरा बोला। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। 50 मीटर बाद मैंने फिर पूछा। उसने फिर बोला। नाम चला नहीं गया। मां का हक सीमा से बड़ा था। 2 बजे सबसे तेज धूप में हम बावड़ी पहुंचे। बुधराम ऊपर रुका, 4 दीवारी पर। रस्सी मेरे कंधे पर थी। कमलाबाई ने 70 सीढ़ियों में एक बार भी नहीं पूछा कि कितना नीचे। पानी 43वीं पर था। मैंने टॉर्च से काली पट्टी दिखाई और कहा, हाथ रखो और पुकारो। पानी के नीचे कहीं उसके अक्षर हैं। वो बिना रुके पानी में उतर गई। पानी गर्मी में भी बर्फ जैसा था। वो सीने तक गई, फिर गर्दन तक। उसने अपनी हथेली दीवार पर टिकाई और पानी के अंदर हाथ फेरती रही। फिर वो रुकी। उसने कहा, मिल गया, यहां खुरदरा है। और उसने पूरी ताकत से अपने बेटे का नाम पुकारा, ऐसे जैसे शाम को खेत से बुलाती हो। दोस्तों, न बिजली कड़की न हवा चली। पानी के अंदर एक आवाज हुई, बहुत गहरी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने पानी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर सरकाया हो। और फिर पानी नीचे गया। एक सीढ़ी साफ दिखा। 43वीं सीढ़ी का किनारा गीला रह गया और पानी 44वीं पर आ गया।
कमलाबाई पानी में खड़ी थी और कांप रही थी। मैंने रस्सी फेंकी और उसे खींचा। सीढ़ियों पर मैंने टॉर्च मारी। जहां उसके अक्षर थे वहां अब सादा काला पत्थर था। खरोंच नहीं, कुछ नहीं। हम ऊपर पहुंचे। बुधराम ने मेरी तरफ देखा और अपनी कलाई से एक हरा धागा खोलने लगा। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि गांठ नहीं खुल रही थी। उस शाम 7 बजे कमलाबाई के घर का दरवाजा बाहर से खटखटाया गया। मैं आंगन में था। वो चूल्हे के पास बैठी थी। उसने उसी वक्त रोटी सेंकी थी और पहली बार उसने उस पर कटोरा नहीं रखा था। वो दौड़ी, उसने कुंडी खोली। बाहर वही लड़का खड़ा था, पीली कमीज, बाएं हाथ पर निशान। और दोस्तों, इस बार वो बोला। उसने बस एक शब्द कहा, मां। मैं वहां से निकल आया। कुछ दृश्य देखने का हक बाहर वाले को नहीं होता। मैं गली के मोड़ पर खड़ा रहा। अंदर से रोने की आवाज आती रही। पहले कमलाबाई की, फिर उसकी सास की। रात 9 बजे भोला ट्रैक्टर लेकर लौटा। गांव में जिसे सब भोला कहते थे, कागज में वो रामलाल था। वो सीधा आंगन में गया, लड़के को देखा और वहीं बैठ गया। उसने अपने बेटे का नाम लिया बिना किसी के बताए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत था। नाम लौटता है तो सबके पास लौटता है। पूरे गांव के पास आधे घंटे में मोहल्ला इकट्ठा हो गया। औरतें रो रही थीं, मर्द चुप थे। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सबको अब सब याद था। सबको याद था कि 4 साल पहले उस घर से एक बच्चा गया था और किसी ने नहीं पूछा था। और वहीं से दूसरी चीज शुरू हुई। 9:20 पर सरपंच की जीप गली के मुहाने पर रुकी। सरपंच जगन्नाथ नीचे उतरे। उनके साथ 6-7 आदमी थे। उन्होंने बच्चे की तरफ नहीं देखा, सीधे मेरी तरफ आए। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बंजारे साहब, बावड़ी का पानी कितना नीचे गया है? मैंने कहा, 1 सीढ़ी। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे हिसाब मिला लिया हो। फिर उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, कल से टैंकर नहीं आएगा साहब। 16 तारीख को आया था, अब 19 हो गई। पंप खराब है या डीजल नहीं है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। 180 घर हैं। आपने एक घर का बच्चा लौटा दिया, बड़ा पुण्य किया। अब 179 घरों का पानी कौन लौटाएगा? मेरे पास जवाब था। फाइल मेरी जेब में थी। रिगबर 16 में खड़ी थी। खंडहर के नीचे 20 साल का पानी था। पर मैंने गलती की। मैंने वहीं खड़े खड़े सबके सामने बोल दिया। मैंने कहा, जो बोरवेल मैं बता रहा हूं वो मिल के खंडहर में बैठेगा। वही अशुभ जमीन जिसके बारे में आप सब कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता। मोहल्ला चुप हो गया। सरपंच ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमे कहा, आपने आज रात सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि अब गांव को मालूम हो गया है कि आपके पास दोनों चाबियां हैं। एक से नाम लौटेंगे, दूसरी से पानी आएगा। आप सोचते हैं लोग खुश होंगे? उन्होंने जीप की तरफ मुड़ते हुए कहा, लोग डरेंगे साहब, क्योंकि अब हर घर को याद आएगा कि उसने किसका नाम लिखा था। सरपंच सही थे, ये मैं आज मानता हूं। अगली सुबह गांव 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों हिस्से डरे हुए थे। सुबह 6 बजे एक आदमी मेरे कमरे के पीछे खड़ा था। नामहरिया, उम्र 40 के आसपास, दाहिने गाल पर बड़ा सा मसा। वो बिना भूमिका बोला, साहब, मेरी बहू थी। मुझे आज रात से याद आ रहा है। चूल्हे के पास एक लोहे की चिमटा रखी रहती थी, वो उसी से रोटी पलटती थी। मुझे नाम नहीं याद। मैंने पूछा, नाम किसने लिखा था? वो चुप हो गया। फिर उसने अपने हाथ देखे और कहा, मेरे बाप ने, मेरे सामने। मैं खड़ा था और मैंने मना नहीं किया। दोस्तों, उस दिन मेरे पास 9 लोग आए, सब अलग अलग, सब गली के पीछे से, कोई सामने से नहीं आया। और 11 बजे पंचायत भवन से मेरे लिए खबर आई। सरपंच ने ब्लॉक में लिखित शिकायत भेज दी थी। 3 बातें थीं। 1, सर्वे वाला कर्मचारी मंदिर की कोठरी से धार्मिक पुस्तक ले गया। 2, वो गांव की औरतों को रात में गांव के बाहर ले जा रहा है। 3, वो गांव को अशुभ जमीन पर खुदाई करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी बात सबसे खतरनाक थी और सबसे चतुराई से लिखी गई थी, क्योंकि वो झूठ नहीं थी। संविदा के आदमी को हटाने में सरकार को 2 दिन लगते हैं। बड़े बाबू ने मुझे बरगवाह के फोन पर बताया कि जांच बैठ गई है और जांच खत्म होने तक मेरा काम रोक दिया गया है। मैंने पूछा, रिग? उन्होंने कहा, 4 जून का आदेश निकल चुका है बंजारे, गाड़ी आएगी, पर अगर गांव ने जगह नहीं दी तो वो लौट जाएगी।
ड्राइवर बहस नहीं करता। मेरे पास 13 दिन थे और नौकरी नहीं थी। 23 मई की दोपहर एक बस से एक आदमी उतरा जिसे मैं नहीं जानता था। 50 के आसपास, सफेद कुर्ता, पैर में टायर की चप्पल, उसके हाथ में एक लाल कार्ड था। वो सीधा पंचायत भवन गया और वहां खड़े लोगों से बोला, मंगल का घर कहाँ है? उसका नाम दयाराम था। वो गोहद से आया था, 60 किलोमीटर दूर से 2 बस बदलकर। मैं वहीं था। मैंने उसे पानी पिलाया और छाया में बिठाया। उसने मुझे वो कार्ड दिया। शादी का निमंत्रण था, छपा हुआ, 7 महीने पुराना। ऊपर लड़के का नाम, नीचे लड़की का नाम, दोनों नाम छपे थे। कार्ड गोहद में छपा था और गोहद में रखा था। दयाराम ने कहा, मेरे घर में एक कमरा बंद पड़ा है साहब, 7 महीने से। मैं रोज उसके सामने से निकलता हूं और मुझे पता नहीं था कि वो किसका है। मैंने पूछा, आपको कब याद आया? उसने कहा, परसों मेरे भतीजे की सगाई थी। पुराने कार्ड के नमूने निकाले जा रहे थे। मेरी पत्नी ने ये कार्ड उठाया, पढ़ा और वहीं गिर पड़ी। फिर वो बहुत देर चुप रहा। उसने कहा, मेरी लड़की को आटा गूंथना पसंद नहीं था। वो कहती थी, बापू मुझे सिलाई सीखनी है। मैंने मशीन लाने का वादा किया था। मैं समझ गया कि बाप का हक भी सीमा से बड़ा होता है। वो 60 किलोमीटर दूर बैठा था और 7 महीने तक उसे अपनी बेटी याद नहीं थी। ये मेरे लिए सबसे बुरी खबर थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मीरा को दूर भेज दूंगा तो बच जाएगी। दूरी से कुछ नहीं होता, नाम लिखा जाता है, आदमी नहीं। उस शाम मंगल के घर जो हुआ वो मैं छोटा करके बताता हूं। मंगल ने दरवाजा नहीं खोला, उसके बाप ने खोला और बाप ने साफ कहा कि हमारे घर से कोई नहीं गया। फिर दयाराम ने वो कार्ड उसके सामने कर दिया। मंगल ने पीछे से कहा, बापू चुप रहो, और फिर बात निकली। बारी की बात दोस्तों, मुझे उस रात पता चला कि ये किसी की सनक नहीं थी। पंचायत ने बारी बांध रखी थी, टोले के हिसाब से, घर के हिसाब से। जिस घर की बारी आए वो एक नाम देगा, और जब मंगल के घर की बारी आई तो घर में सबसे नई और सबसे बाहर की जो जान थी वो 6 महीने पहले ब्याह कर आई लड़की थी। मंगल ने लिखा था, घर का मर्द था, हक था। दयाराम ने उसे नहीं मारा। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक लिया। 24 मई की सुबह 11 बजे दयाराम, बुधराम और मैं बावड़ी पहुंचे। वो बरगवां से नाम अपने मुंह में लेकर आया था। पानी 44वीं पर था। वो सीने तक उतरा, हाथ फेरा और अपनी बेटी का नाम पुकारा। पानी के नीचे वही गहरी आवाज हुई। पानी एक सीढ़ी नीचे गया, 45वीं सीढ़ी पर। उस शाम एक लड़की मंगल के घर के बाहर खड़ी थी, हरी साड़ी, माथे पर पुराना टांका। वो अंदर नहीं गई, वो अपने बाप के साथ गोहद चली गई। मंगल ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो देख नहीं सकता था। उसी रात 11 बजे मेरे कमरे का टीन पीटा गया। मैं बाहर नहीं निकला, पर दरवाजा कमजोर था। 7-8 लोग थे, मुंह पर गमछा बांधे। किसी ने गाली नहीं दी। ये मुझे सबसे ज्यादा याद है। वे चुपचाप मार रहे थे, जैसे काम कर रहे हों। बांस की एक लाठी मेरे सिर पर बाईं तरफ लगी। एक बार मेरी बाईं हथेली पर। जब मैंने सिर बचाया, मेरी बाईं हाथ की 2 उंगलियां टूट गईं। फिर किसी ने बाहर से कहा, बस, और सब बंद हो गया। जाते जाते उन्होंने मेरी मशीन की छड़ें ले लीं और मोटरसाइकिल की डिस्क में लोहे की रॉड डालकर मोड़ दी। बुधराम मुझे रात में ट्रैक्टर से बरगवां ले गया। ट्रैक्टर भोला चला रहा था। बरगवां के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था। उसने मेरे सिर में 5 टांके लगाए और दोनों उंगलियों पर पट्टी बांधी। उसने पूछा, रिपोर्ट लिखवानी है? मैंने कहा, नहीं। आप सोचेंगे ये मूर्खता थी, पर मेरे पास 11 दिन थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता तो बयान, पेशी, आना जाना, और मुझे गांव में रहना था। जेल में किसी को भेजना नहीं था। 25 मई को 13वां दिन था। उस रात मैं, बुधराम और मास्टर रफीक बावड़ी की 4 दीवारी पर बैठे रहे। मेरे सिर में टांके थे और हर धड़कन पर दर्द होता था। गांव से 5-6 लोग दूर खेत की मेड़ पर खड़े थे। वे भी देखने आए थे। रात 11:30 बजे नीचे से वो आवाज आई, वही गहरी सरसराहट। मैंने टॉर्च लेकर नीचे जाना चाहा। बुधराम ने बांह पकड़ ली। उसने कहा, ऊपर रहो साहब, आज की रात नीचे कोई नहीं जाता। सुबह 5 बजे हम नीचे उतरे। पानी एक सीढ़ी ऊपर आ गया था।
44वें पर और किसी का कुछ नहीं गया। किसी घर में कोई खाली जगह नहीं बनी, किसी की याद से कोई नहीं गया, क्योंकि जिस सीढ़ी पर पानी पहुंचा उस पर अब कोई नाम नहीं था। मास्टर रफीक ने अपनी कॉपी में लिखा और बोले, नियम सच है, खाली सीढ़ी पर बावड़ी भूखी रह जाती है। मैंने हिसाब लगाया, पानी 44 पर है, मेरी बेटी का नाम 42 पर, बीच में एक खाली सीढ़ी। 13 दिन, माने 60 जून को पानी 43 पर आएगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा, पर 20 जून को पानी 42 पर आएगा। मेरे पास 25 दिन थे, न नौकरी, न मशीन, न गाड़ी, एक हाथ पर पट्टी और 26 नाम बाकी। सांझ को मैंने पीपल से संध्या को फोन किया और कहा कि मीरा को लेकर अपने भाई के यहाँ बिलासपुर चली जाओ। उसने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की। उसने कहा, मुझे सच बताओ, वरना मैं कल उस गांव में खड़ी मिलूंगी। मैंने सब बताया, पूरा, टांके वाली बात भी। वो बहुत देर चुप रही, फिर उसने पूछा, दूर जाने से बचेगी? मैंने कहा, नहीं। एक बाप 60 किलोमीटर दूर बैठा था और 7 महीने तक उसे अपनी बेटी याद नहीं थी। संध्या ने कहा, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसने जो कहा वो मेरे काम आया। उसने कहा, सुनो, मेरे आंगनबाड़ी के रजिस्टर में आसपास के गांवों की जच्चा बच्चा सूची रहती है, पर्ची ब्लॉक जाती है, पर एक नकल मेरे पास रहती है। मैं इटवा में बैठी हूं। आप जिस चीज को गांव के बाहर रखना चाहते हो वो मेरे पास रख दो। दोस्तों, उस रात मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। और 27 मई की सुबह एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे के बाहर आकर बैठ गई। नाम था तुलसा बुआ, 78 साल, गांव में सबसे बुजुर्ग, कमर से झुकी हुई पर आंखें साफ। उसने कहा, बेटा, तू वो बावड़ी सुखाने वाला है? मैंने कहा, कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा, तो एक बात सुन, मेरे बाप के जमाने में बड़ा अकाल पड़ा था। मैं 5 साल की थी, मेरी पीठ सीधी हो गई। उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस साल घर में बहुत रोना हुआ था और मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे एक काम कहा था। उसने कहा था, बेटी, इमली के नीचे जो पत्थर गड़ा है उसे साल में एक बार धो दिया कर। उसकी आवाज कांपी। उसने कहा, मैं 73 साल से उस पत्थर को धो रही हूं बेटा, हर जेठ की अमावस्या को, और मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो किसका है। तुलसा बुआ चली गई और मैं वहीं बैठा रहा। फिर मैं मास्टर रफीक के घर गया और उन्हें 3 चीजें एक साथ रखकर दिखाईं। तुलसा बुआ की बात, इमली के नीचे वो बिना नाम वाला पत्थर, और 1961 की वो पटवारी टिप्पणी जो मेरी कॉपी में उतरी हुई थी। रफीक साहब ने चश्मा उतार लिया। उन्होंने कहा, साहब, गांव उसे मूंदी बावड़ी कहता है। हम सोचते रहे कि मूंदी माने बंद कराई गई, पर बंद कराने से बावड़ी बंद नहीं होती, वो अपने आप मूंदी थी। मैंने कहा, माने अकाल के जमाने में किसी ने अपनी मर्जी से अपना नाम दिया था। रफीक साहब ने कहा, और उसके बाद पत्थर मूंद गया। 60 साल तक कोई नाम नहीं गया, जब तक हमारी पंचायत ने उसे दोबारा नहीं खोला। फिर उन्होंने कागज पर वही 70 लकीरें खींची और गिनने लगे। उन्होंने कहा, पानी अभी 44 पर है, 26 नाम बाकी हैं, 26 लौटा दो तो पानी 70वीं सीढ़ी पर आ जाएगा। मैंने कहा, 70वीं? उन्होंने पेंसिल रख दी और मेरी तरफ देखा। हम दोनों को एक ही चीज दिख गई थी। 1961 में भी पानी 70वीं सीढ़ी पर था। टखने भर रफीक साहब ने कहा, 28 नहीं साहब, 29 नाम है, और 29वें का कोई कागज कहीं नहीं है, न ब्लॉक में न तहसील में। उस जमाने में कागज ही नहीं बनते थे। मैंने कहा, और उसे जानने वाला कोई जिंदा नहीं है। रफीक साहब ने कहा, तुलसा बुआ 5 साल की थी। मैं उस दिन बहुत देर तक चुप बैठा रहा, पर मैंने एक बात तय कर ली, 26 पहले, 29वां बाद में। अब मैं आपको वो हिस्सा बताता हूं जिसे लोग जादू समझते हैं। वो जादू नहीं था, वो ट्रैक्टर, डीजल और बस के किराए का हिसाब था। 30 मई को संध्या बस से बरगवां आई। वो मीरा को अपनी बहन के पास छोड़ आई थी। उसके बैग में आंगनबाड़ी की नकलें थीं और ब्लॉक की वो सूचियां जो मैंने उसे इटवा में रखवा दी थी। हमने चाय की दुकान के पीछे वाले कमरे में सब कागज फैलाए और 26 लाइनें छांट लीं। हर लाइन के आगे हमने वो आदमी लिखा जो उसे सीमा के बाहर ला सकता था, माँ, बाप या घर का मर्द। ये सबसे जरूरी बात थी। नाम कोई भी लौटा सकता था,
पर सीमा के पार नाम सिर्फ वही ले जा सकता था जिसका उस नाम पर हक था। बाकी किसी के मुंह में वो टिकता ही नहीं था। भोला ने अपना ट्रैक्टर दिया। ट्रैक्टर में डीजल कमलाबाई ने डलवाया अपनी बचत से। 15 किलोमीटर एक तरफ, ट्रैक्टर की रफ्तार से 1.5 घंटा। एक चक्कर में 8-9 लोग। पहला चक्कर 31 मई की रात 8 बजे निकला। दोस्तों, वो रात मैं भूल नहीं सकता। ट्रैक्टर की ट्रॉली में 9 लोग बैठे थे और कोई नहीं बोल रहा था। एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे ने गोद में उठाकर चढ़ाया था क्योंकि उसके घुटने काम नहीं करते थे। बरगवां की उस दुकान के बल्ब के नीचे हमने एक एक को कागज पकड़ाया और लाइन दिखाई। जो हुआ वो 9 बार हुआ। किसी ने कागज पढ़ा और चुपचाप बैठ गया। कोई खड़े खड़े चीखा। एक आदमी ने कागज फाड़ने की कोशिश की और उसके साथ वाले ने पकड़ लिया। लौटते वक्त ट्रॉली में 9 लोग जोर जोर से नाम बोल रहे थे, पूरे रास्ते हवा के खिलाफ, ट्रैक्टर की आवाज के ऊपर। कोई गाना नहीं, कोई रोना नहीं, बस नाम। रात 1 बजे हम बावड़ी पहुंचे। मैंने ऊपर लालटेन टांग दी और रस्सी कमर से बांध ली। एक एक करके नीचे उतरे। हर आदमी 70 सीढ़ी उतरा, पानी में गया, दीवार पर हाथ रखा और पुकारा। हर बार वही गहरी आवाज, हर बार पानी एक सीढ़ी नीचे। उस रात 9 बार। मैं आपको सच बताऊं, मेरी हालत उस रात सबसे खराब थी। मेरे सिर के टांके अभी कच्चे थे और हर बार नीचे उतरने पर सिर में धमक होती थी। बाईं हाथ की पट्टी गीली होकर भारी हो गई थी। 70 सीढ़ी 9 बार उतरने और चढ़ने का मतलब है 630 सीढ़ी। सुबह 4 बजे मैं इमली के नीचे उल्टी करके बैठ गया और उसके बाद जो हुआ उसने मुझे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने से पहले गांव की गलियों में दरवाजे खुलने लगे। 9 घरों में 9 लोग खड़े थे। कोई आंगन में, कोई चौखट पर। एक आदमी 38 साल का था और दाहिने पैर से लंगड़ाता था। वो अपनी मां की खाट के पास बैठा था और उसकी मां उसका हाथ पकड़कर बार बार अपने माथे पर लगा रही थी। एक औरत अपने बेटे की कमीज की आस्तीन को छोड़ ही नहीं रही थी। बेटे ने कहा, मां चाय बना दे, और वो हंस पड़ी। ऐसे हंसी जैसे बहुत साल से हंसी नहीं थी। 1 जून की रात दूसरा चक्कर गया। 8 लोग। उस रात बुधराम भी ट्रॉली में बैठा। दोस्तों, 8 साल में उसने ये कभी नहीं किया था। वो कोटवार था, गांव का नौकर। उसका काम सीमा के अंदर रहना था। बरगवां में मैंने उसे मनरेगा की सबसे पुरानी नकल दी और लाइन पर उंगली रखी। वो पढ़ नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, तो हमने वो काम किया जो मुझे बहुत सादा और बहुत भारी लगता है। दुकान वाले लड़के ने, जो बाहर का था, बुद्धराम के कान में वो नाम पढ़कर बोल दिया। बुद्धराम बहुत देर तक बल्ब की तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, हाँ ये ही था, और वो जमीन पर बैठकर रोया। 60 साल का आदमी, दोनों हाथ जोड़कर, बिना आवाज। उसने कहा, मैंने खुद लिखा था साहब। पंचायत ने कहा और मैंने लिख दिया। मेरी बीवी उसी साल गई। मुझे आज तक लगता था कि वो बिना बात मरी। रात 2 बजे वो पानी में उतरा और उसने अपने बेटे का नाम पुकारा। पानी एक सीढ़ी नीचे गया। ऊपर आकर उसने अपनी कलाई से सबसे पुराना, सबसे फीका सफेद धागा तोड़ दिया। दांत से तोड़ा, क्योंकि हाथ कांप रहे थे। सुबह उसके आंगन में एक 20 साल का लड़का खड़ा था, जो बाईं कंधे को थोड़ा ऊपर रखकर चलता था। 2 जून की रात तीसरा चक्कर गया। 8 लोग। 2 जून तक गांव पलट गया था। जिन घरों में लोग लौट आए थे वे अब मेरे साथ थे और वे अब डर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बात दिख गई थी, जो लौटा है वो भूत नहीं है। वो खाना मांगता है और खांसता है और गर्मी में पंखा मांगता है। सरपंच ने 2 जून की सुबह बावड़ी पर 8 आदमी खड़े किए थे। दोपहर तक उनमें से 5 चले गए, 3 बचे। शाम को वो भी चले गए, क्योंकि उनके घर से औरतें आकर उन्हें बुला ले गईं। 3 जून की सुबह मैं पंचायत भवन गया। 25 नाम लौट चुके थे। पानी 69वीं सीढ़ी पर था। एक नाम बाकी था। सरपंच अकेले बैठे थे। पंखा बंद था, बिजली नहीं थी। मैंने उनके सामने राशन की नकल रखी और उस लाइन पर उंगली रखी जो मैंने 2 हफ्ते पहले उतारी थी। घर नंबर 1, मुखिया जगन्नाथ पटेल, और उसके नीचे एक लाइन, पुत्री, उम्र 9 साल। सरपंच ने कागज नहीं छुआ,
उन्होंने बहुत देर बाद कहा। छठा नाम मेरा था साहब। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, पहले 5 नाम गरीबों के घर से गए थे, छठी बारी बड़े टोले की थी और वहां किसी ने नहीं लिखा। पंचायत टूटने वाली थी, पानी 3 सीढ़ी आ चुका था और हैंडपंप चलने लगे थे। उन्होंने अपने हाथ देखे। मैंने अपनी बेटी का नाम लिखा, तब गांव मान गया। मैंने कहा, आपकी पत्नी? उन्होंने कहा, वो उस साल से दरवाजे के पास बैठती है, दिन भर किसी से बोलती नहीं। डॉक्टर ने कहा दिमाग की बीमारी है। मैं दवा लाता रहा। फिर उन्होंने वो बात कही जो मुझे उनके किसी भी काम से ज्यादा डरावनी लगी। उन्होंने कहा, 8 साल में मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मेरा कोई बच्चा था, एक बार भी नहीं। मैं उस बीमारी को उसकी कमजोरी समझता रहा। मैंने कहा, तो चलिए बरगवा, ट्रैक्टर तैयार है। और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह रिग आ रही है साहब, अगर पानी नहीं निकला तो इस गांव के पास कुछ नहीं बचेगा, न बावड़ी न बोरवेल। मैं आखिरी नाम तब तक नहीं लौटाऊंगा। मैंने कहा, वो आपकी बेटी है। उन्होंने कहा, और ये पूरा गांव मेरा है, आप कल शाम आइए। मैंने बहस नहीं की। सच कहूं तो मेरे पास ताकत भी नहीं बची थी। 3 जून की रात में रफीक साहब और बुधराम बावड़ी की चारदीवारी पर बैठे रहे। नीचे पानी 69वीं सीढ़ी पर था और लालटेन की रोशनी में वो बहुत नीचे, बहुत छोटा दिख रहा था। रफीक साहब ने कहा, 7 जून को 13वां दिन है, पानी 1 सीढ़ी ऊपर आएगा, 68 पर। मैंने कहा, वहां कोई नाम नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं है, पर हर 13 दिन में वो 1 सीढ़ी चढ़ेगा साहब। 68, 67, 66 और 42 पर आपकी बेटी का नाम खुदा हुआ है। उन्होंने पेंसिल से गिना और चुप हो गए। मैंने पूछा, कितने दिन? उन्होंने कहा, 348। रात 2 बजे कच्चे रास्ते पर नीचे से एक लालटेन आती दिखी। मैं खड़ा हो गया। सरपंच जगन्नाथ ऊपर तक चढ़कर आए। कुर्ता पसीने से भीगा था और हाथ में लालटेन कांप रही थी। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने नीचे बावड़ी के अंधेरे में देखा और कहा, मुझे बरगवा ले चलो। ट्रैक्टर रात 2:30 बजे निकला। चला भोला रहा था और ट्रॉली में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, बुधराम और सरपंच। पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले, बस लालटेन गोद में पकड़े बैठे रहे, जैसे वो बुझ गई तो कुछ खो जाएगा। सुबह 4 बजे हम बरगवा पहुंचे। दुकान बंद थी। लड़का पीछे वाले कमरे में सोता था। हमने उसे उठाया। मैंने लिफाफा खोला और राशन की नकल सरपंच के हाथ में दे दी। मैंने कहा, घर नंबर 1, नीचे से 3री लाइन। वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्हें देर नहीं लगी। दोस्तों, वो नहीं रोए। वो कुर्सी पर बैठे रहे और उनके हाथ से कागज नहीं सरका, सिर्फ उनकी सांस बदल गई। फिर उन्होंने कहा, ये ट्रैक्टर की आवाज से डरती थी। फिर उन्होंने कहा, ये पंचायत भवन की सीढ़ियों पर बैठकर गाड़ियां गिनती थी रोज शाम। और फिर उन्होंने वो नाम बोला, 1 बार, 2 बार, 10 बार। लौटते वक्त भी वो बोलते रहे। सीमा पत्थर पार करने के बाद भी 4:45 बजे हम बावड़ी पहुंचे। पूरब में हल्की सफेदी थी। सरपंच ने चप्पल ऊपर ही उतार दी और कुर्ता पहने ही नीचे उतर गए। पानी 69वीं सीढ़ी पर था और अब वो गहरा नहीं था, कमर तक। वो बैठे और उन्होंने दीवार पर हाथ रखा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पुकारा। आवाज ऊपर तक आई, फिर वही गहरी आवाज हुई और पानी 1 सीढ़ी नीचे गया। 70वीं सीढ़ी। टखने भर 60 साल बाद फिर वही जलस्तर जो उस पटवारी ने अपनी फहरिस्त में लिखा था। सरपंच ऊपर आए और सीधे गांव की तरफ चल दिए, बिना चप्पल, उनके घर के दरवाजे पर, जिस जगह 8 साल से उनकी पत्नी बैठी रहती थी। वो खड़ी थी और गली में एक लड़की आ रही थी। सरपंच 9 साल की बच्ची खोज रहे थे। सामने 17 साल की लड़की खड़ी थी। 8 साल खंडहर में बीते थे, पर बीते तो थे। वो लड़की अपनी मां के पास आकर रुक गई और बोली, मां। 8 साल बाद उस औरत ने उसी दिन पहली बार किसी से बात की। 6 बजे रिग वाली गाड़ी गांव में घुसी। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, जगह कहाँ है?
मैंने पश्चिम की तरफ हाथ किया। इस बार किसी ने नहीं कहा कि वो जमीन अशुभ है, क्योंकि अब वहां सचमुच कोई नहीं रहता था। 11 बजे 110 मीटर पर पानी निकला। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। ड्रिल की पाइप से पहले कीचड़ आया, फिर मटमैला पानी, फिर साफ पानी, और वो इतने जोर से निकला कि आसपास खड़े लोग भीग गए, और भीग कर कोई हटा नहीं। मास्टर रफीक मेरे पास खड़े थे। उन्होंने चश्मा पोंछा और कहा, ये पानी 8 साल पहले भी नीचे था साहब। जब पंचायत बैठी थी तब भी था। मैंने कहा, हाँ, किसी ने नापा नहीं था। दोस्तों, सबसे बड़ी कीमत इसी बात की चुकाई गई थी, ना नापने की। उसी दोपहर मैं नीचे गया। फर्श पर पानी था, जूते की गांठ तक, और पानी के नीचे काले पत्थर की उस पट्टी के सबसे निचले सिरे पर अक्षर थे, बहुत पुराने, घिसे हुए, और बाकी सबसे ज्यादा गहरे। मैं ऊपर आया और 42वीं सीढ़ी पर टॉर्च मारी। मेरी बेटी का नाम वैसा ही था, साफ, सीधा, आधा इंच गहरा। 7 जून को 13वां दिन था। रात 11:30 बजे नीचे से वही सरसराहट आई। सुबह पानी 1 सीढ़ी ऊपर था। किसी का कुछ नहीं गया। रफीक साहब ने दोबारा गिना और कहा, अगले साल मई के आखिर में पानी 42 पर पहुंचेगा। मैंने कहा, मां ने बावड़ी सूखी नहीं है, बस खाली है, और वो चढ़ना बंद नहीं करेगी। रफीक साहब ने जमीन देखी और कुछ नहीं कहा। वो समझ गए थे। मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, और वो बही की आखिरी लाइन में लिखा था, 8 जून को जेठ की अमावस्या थी। मैंने रात में 2 काम किए। पहला, मैंने अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर अपना हुलिया लिखा, ठीक बुद्धराम के रजिस्टर की तरह। 33 साल, सर्वे का आदमी, सिर में बाएं तरफ टांकों का निशान, बाईं हाथ की 2 उंगलियां टेढ़ी, बेटी का नाम मीरा, पत्नी का नाम संध्या। वो पन्ना मैंने बरगवां वाले लिफाफे में रखवा दिया, सीमा के बाहर। दूसरा, मैंने संध्या को फोन किया। मैंने कहा कि मीरा को स्कूल भेजना शुरू कर दो। उसने पूछा, खत्म हो गया? मैंने कहा, आज रात हो जाएगा। उसने बहुत देर चुप रहकर कहा, धीरज, मुझे साफ बताओ। मैंने कहा, मैं कल शाम तक नहीं लौटा, तो इटवा के दफ्तर में मेरी फाइल रखी है, उस फाइल पर नाम लिखा है, उसे संभाल के रखो। वो रोने लगी। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रोक नहीं सकती ना? मैंने कहा, नहीं। 8 जून की सुबह 4 बजे मैं बावड़ी पर था। मेरे साथ 3 लोग थे, बुधराम, मास्टर रफीक और तुलसा बुआ, जो अमावस्या पर उस पत्थर को धोने आई थी। उसके हाथ में पानी की बाल्टी थी। मैंने बुद्धराम से कहा, बाबा ऊपर रहना। वो समझ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, साहब दूसरा रास्ता होगा। मैंने कहा, नहीं है बाबा, मेरी बेटी का नाम पत्थर पर है। जब तक पत्थर खुला है वो नाम वहीं रहेगा। मैं साल भर बैठकर पानी को चढ़ता नहीं देख सकता। मैं सीढ़ियां नहीं उतरा। दोस्तों, ये बात मुझे रफीक साहब ने समझाई थी। बही में ये नहीं लिखा था कि नाम कहाँ लिखो, लिखा था कि जो नाम अपनी मर्जी से दिया जाए वो आखिरी नाम होता है, और एक नाम एक सीढ़ी। 42 पर जगह नहीं थी, 70 के नीचे भी नहीं थी, खाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी थी, पहली। मैं वहीं बैठ गया जहां से 70 सीढ़ियां शुरू होती थीं। पट्टी पर वहां बरसों की सूखी धूल जमी थी। मैंने अपनी बोतल का पानी डालकर उसे नम किया। फिर मैंने अपनी जेब से वो तह किया हुआ कागज निकाला जिस पर मेरी बेटी ने मछली बनाई थी। 27 दिन वो मेरी जेब में रहा था। मैंने उसे खोला और पत्थर पर रख लिया, और फिर मैंने वही किया जो 27 दिन पहले आदत में किया था। उंगली उठाई और नम धूल पर लिख दिया, इस बार मेरा नाम। मैंने उसे जोर से बोला, 2 बार, ताकि कोई गलती ना रहे। डर लग रहा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि आखिरी अक्षर टेढ़ा बना। फिर वही लोहे की आवाज आई, घंटे जैसी। पर इस बार एक बार नहीं, लगातार। मेरे सामने धूल उड़ी और अक्षर पत्थर के अंदर उतरने लगे, छेनी की तरह। मैंने अपना नाम पहली बार पत्थर में खुदते हुए देखा, और फिर पूरी बावड़ी में एक लंबी आवाज हुई,
जैसे नीचे कहीं बहुत बड़ा पत्थर सरक कर अपनी जगह बैठ गया हो। मैंने नीचे टॉर्च मारी। काली पट्टी साफ हो रही थी। ऊपर से नीचे तक एक एक सीढ़ी, जो खरोंचें पढ़ी नहीं जा सकती थीं, वे मिट रही थीं। 42वीं सीढ़ी पर 4 अक्षर थे। मैंने उन्हें मिटते हुए देखा। पहले गहराई गई, फिर रेखा, फिर सिर्फ सादा काला पत्थर, और सबसे नीचे टखने भर पानी के नीचे वे पुराने अक्षर एक पल के लिए साफ हो गए। मैंने उन्हें पढ़ लिया। एक औरत का नाम था। मेरे पास समय नहीं था और मेरा उस नाम पर कोई हक नहीं था, सो मैंने ऊपर मुंह करके पूरी ताकत से वो नाम चिल्लाया। तुलसा बुआ ऊपर इमली के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ से बाल्टी छूट गई। पानी पत्थर पर बह गया। वो चिल्लाई, दीदी, और फिर वो जोर जोर से बोलने लगी। मेरी बड़ी बहन थी। वो मुझे गोद में लेकर सोती थी। अकाल में वो अपनी रोटी मुझे दे देती थी। दोस्तों, 73 साल से वो एक बिना नाम वाला पत्थर धो रही थी। उसी का पत्थर था। माँ ने अकाल के साल एक लड़की ने अपनी मर्जी से अपना नाम दिया था, ताकि पानी रहे और घर के बाकी लोग बच जाएं, और उसके बाद पत्थर मूंद गया था। मैंने 70 सीढ़ियां चढ़ी। आखिरी बार ऊपर 3 लोग खड़े थे। बुधराम ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कौन हो भाई? मास्टर रफीक ने चश्मा साफ किया और बोले, बीमार लग रहे हो, बैठ जाओ, पानी पी लो। बस ये 10 सेकंड में मेरी पट्टी वाली उंगलियां वैसी ही थीं, सिर में टांके वैसे ही थे। 6 दिन पहले बुधराम ने खुद मेरी मरहम पट्टी बदली थी। अब मैं आपको आफ्टरमैथ बताता हूं, क्योंकि वो मुझे आज भी दिखता है। धौल पानी में आज पानी है। खंडहर वाला बोरवेल चल रहा है और टंकी भरती है। जिस जमीन को अशुभ कहा जाता था, वहां से पूरा गांव पानी पीता है। बावड़ी में टखने भर पानी है, और वो साल भर से एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। काली पट्टी सादी है। नीचे मेंढक बोलते हैं, जो पहले नहीं बोलते थे। मिल के खंडहर में कोई नहीं रहता। वो राख ठंडी पड़ी है। गांव की औरतें अब 3 रोटी बनाती हैं, 4 नहीं। इमली के नीचे वाले पत्थर पर अब नाम लिखा है। गांव ने मिस्त्री बुलाकर खुदवाया। तुलसा बुआ अब हर अमावस्या को वही नाम जोर से बोलती है, ताकि आगे वालों को याद रहे। सरपंच जगन्नाथ ने पंचायत में वो पूरी बारी वाली सूची सबके सामने पढ़ी और कुर्सी छोड़ दी। वो अपनी बेटी को सिलाई सीखने बरगवां भेजते हैं। बुधराम की कलाई खाली है, सिर्फ एक काला धागा बंधा है। लोग पूछते हैं तो वो कहता है, याद नहीं, पर खोलता नहीं। ब्लॉक की वो जांच बंद हो गई। फाइल में शिकायत थी, नाम भी लिखा था, पर उस नाम का कोई आदमी किसी को याद नहीं था। सरकारी कागज में ऐसी चीज को दाखिल दफ्तर कहते हैं। और मेरा क्या हुआ, ये मैं साफ बता देता हूं। मैं इटवा में रहता हूं। एक किराए का कमरा है। मैं रिग के साथ मजदूरी करता हूं, क्योंकि मशीन मुझे आती है और किसी को मेरा कागज नहीं चाहिए। मैं अपना नाम बोल नहीं सकता। कोशिश करता हूं तो गला चलता है, हवा निकलती है, आवाज नहीं निकलती। जो नाम मैंने आपको पहले भाग में बताया था, वो मैंने कागज से पढ़ा है। ब्लॉक दफ्तर में एक प्लास्टिक की फाइल रखी है। उस पर मेरी लिखाई में लिखा है, धौल पानी। उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर रिपोर्ट के नीचे एक दस्तखत है और एक नाम। वो सीमा से बाहर था। 100 बच गया। महीने में एक बार मैं वो फाइल निकालवा कर उसे पढ़ लेता हूँ। बड़े बाबू समझते हैं मुझे सरकारी कागज देखने का शौक है। संध्या आंगनबाड़ी जाती है। पिछले साल उसके घर का हैंडपंप खराब हुआ था। मैंने ठीक कर दिया। उसने चाय पिलाई और पूछा कि अंकल, पैसे कितने हुए? मैंने कहा, रहने दो, मीरा 7वीं में है। उसका नाम स्कूल के रजिस्टर में है, राशन कार्ड में है, और अपनी हर कॉपी के कोने पर है। वो आज भी हर जगह अपना नाम लिखती है। और दोस्तों, एक बात है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। संध्या रोज रात खाने में एक थाली ज्यादा लगाती है। मीरा उस पर गिलास रख देती है। दोनों को पता नहीं कि क्यों। और पिछले महीने मेरी कमीज की जेब में एक तह किया हुआ कागज मिला। उस पर एक बच्चे की बनाई हुई मछली थी और पीछे बहुत टेढ़े अक्षरों में एक नाम लिखा था। मैं वो नाम पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। वो मेरा नाम है। मैं नहीं जानता कि वो कागज मेरी जेब में कब से था या किसी ने कब रखा, और मैं ये भी नहीं जानता
कि जो पत्थर मूंद गया है वो कभी खुल सकता है या नहीं। बस इतना जानता हूं कि कहीं किसी को मेरा नाम याद है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानियों के लिए श्रापित फाइल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।